हेलो एंड वेलकम एवरीवन एंड वेलकम टू दिस सेशन ऑफ द परक्विजिट्स। तो भाई लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक बहुत इंपॉर्टेंट परक्विजिट अपना खत्म किया है, रेंट फ्री अकोमोडेशन या अकोमोडेशन एट अ कंसेशनल रेट। तो ये वाला जो परक्विजिट होता है, ये परक्विजिट उस सिचुएशन में दिया जाता है जब आप अपने एम्प्लॉय को घर देते हो रहने के लिए एट वेरी लो प्राइस, या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट दे देते हो। आप ओन भी कर सकते हो उस घर को, हो सकता है आपने हायर पे लिया हो और तब अपने एम्प्लॉय को दिया हो। किसी भी तरह आप ये घर अपने एम्प्लॉय को दे सकते हो। उस सिचुएशन में भाई हम कैसे वैल्यू करेंगे टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट। और सबसे बड़ी दिक्कत यही है परक्विजिट के केस में कि कोई मॉनेटरी ट्रांजैक्शन हो ही नहीं रही, पैसा कुछ दिया ही नहीं जा रहा। तो हमें एक मेथड निकालना पड़ेगा एस्टिमेट करने का कि परक्विजिट की टैक्सेबल वैल्यू कितनी सैलरी में ऐड होनी चाहिए। मेथड हमको कौन बताएगा? मेथड हमको बताएंगे भाई इनकम टैक्स एक्ट के रूल्स। तो इनकम टैक्स एक्ट के रूल्स ने हमको बताया कि क्या मेथड है रेंट फ्री अकोमोडेशन का टैक्सेबल पोर्शन निकालने का। तो भाई इसी श्रृंखला में हमको आज अपना नेक्स्ट परक्विजिट स्टार्ट करना है, और हमारा जो नेक्स्ट परक्विजिट आज हम स्टार्ट करेंगे वो एक बहुत इंपॉर्टेंट परक्विजिट है भाई। तो एग्जाम में परक्विजिट्स के आने की प्रोबेबिलिटी, क्योंकि हम बहुत सारे परक्विजिट्स पढ़ेंगे, तो एग्जाम में परक्विजिट कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आने की संभावना है जिसकी? रेंट फ्री अकोमोडेशन ऑफ कोर्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट परक्विजिट, क्योंकि उसमें जो वैल्यूएशन करते हैं उसके स्पेसिफिक रूल्स एग्जाम में जरूर आते हैं भाई। और दूसरा इंपॉर्टेंट परक्विजिट जो हम आज शुरू करने जा रहे हैं वो है परक्विजिट ऑन मोटर कार। तो अगर मोटर कार, कार अगर एम्प्लॉय को हम देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट कंसेशनल रेट पे, या फिर किसी भी तरह से अगर गाड़ी का कोई भी बेनिफिट देते हैं, तो भाई हम उसे एक परक्विजिट की तरह टैक्सेबल करते हैं इन द हैंड्स ऑफ द एम्प्लॉइज। तो आज हम जो परक्विजिट शुरू करने जा रहे हैं वो परक्विजिट्स है मोटर कार। बहुत इंपॉर्टेंट परक्विजिट है भाई। तो रेंट फ्री अकोमोडेशन तो रेयरली अब कंपनीज देती हैं, मोस्टली कंपनीज ने रेंट फ्री अकोमोडेशन का परक्विजिट देना बंद कर दिया है भाई। पुराना जमाना होता था जब ये वाला परक्विजिट दिया जाता था, लेकिन हाँ मोटर कार अभी भी बहुत सारी कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को देती हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट परक्विजिट है, ना केवल थियोरेटिकली इंपॉर्टेंट है बल्कि आपके प्रैक्टिकल लाइफ में भी ये वाला परक्विजिट काम आएगा। क्योंकि आपको, अगर आप किसी भी कंपनी के सीएफओ हो, किसी भी कंपनी के फाइनेंस मैनेजर हो, तो ये परक्विजिट डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। सो यस, आज हमें स्टार्ट करना है मोटर कार प्लस एक इसका ही सब्सिडरी पोर्शन है जो है शॉफर्स सैलरी। तो जहां मोटर कार होगी नेचुरली वहां पर शॉफर भी हो सकता है दिया जाए, तो शॉफर की सैलरी विल ऑल्सो बी एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर परक्विजिट। रूल है हमारा रूल 3 सब रूल 2। सो मोटर कार प्लस शॉफर्स सैलरी इज द नेक्स्ट परक्विजिट विच वी आर गोइंग टू वैल्यू। लेकिन परक्विजिट शुरू करने से पहले मैं तुम्हें आज एक नया कॉन्सेप्ट से इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूं। यह कॉन्सेप्ट हमारा आज से लेकर हम जितने भी आगे परक्विजिट करेंगे उस सब में काम आएगा। तो सर क्या आपके कहने का मतलब यह है कि रेंट फ्री अकोमोडेशन जो हमने पिछली क्लास में परक्विजिट किया, यह कंसेप्ट उसमें काम नहीं आएगा? बिल्कुल भाई, तुमने सही समझा। यह जो कंसेप्ट आज मैं तुम लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं वो कंसेप्ट भाई सिर्फ और सिर्फ रेंट फ्री अकोमोडेशन को छोड़ के बाकी सारे परक्विजिट्स पे अप्लाई करता है। तो मोटर कार और उसके ऑनवर्ड्स जितने भी परक्विजिट्स हम लोग करेंगे उस पे ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करेगा स्पेसिफाइड पर्सन का रेंट फ्री अकोमोडेशन पे, या अकोमोडेशन एज एट अ कंसेशनल प्राइस पे, या होटल गिवन एज अ अकोमोडेशन पे। भाई ये वाला कंसेप्ट अप्लाई नहीं करता। ये कंसेप्ट सिर्फ मोटर कार्स और हम जो आगे के परक्विजिट्स करेंगे उन पे अप्लाई करेगा। ठीक है सर, बात समझ में आ गई? तो सर क्या मतलब होता है स्पेसिफाइड पर्संस का? तो भाई हम आज के बाद जितने भी परक्विजिट करेंगे समझना वो सारे के सारे परक्विजिट या तो सब एम्प्लॉय पे एप्लीकेबल होंगे या वो कुछ स्पेसिफिक एम्प्लॉयज पे एप्लीकेबल होंगे। तो रेंट फ्री अकोमोडेशन तो सब एम्प्लॉय पे एप्लीकेबल होता है, वहां तो कोई टेंशन ही नहीं। तो वहां स्पेसिफाइड पर्सन आप हो चाहे ना हो, आप पे रेंट फ्री अकोमोडेशन का जो टैक्सेबिलिटी होगी वो इक्वल तरीके से लगेगी, हमें कोई टेंशन ही नहीं। लेकिन आज जो हम परक्विजिट शुरू करने जा रहे हैं उसमें से कुछ कुछ पोर्शन ऐसे होंगे, जैसे मैंने यहां रेड में एस मार्क करा हुआ है, यहां रेड में एस मार्क करा हुआ है। इसका मतलब ये कि ये वाला जो पोर्शन है ये सिर्फ उन एम्प्लॉयज के हाथ में टैक्सेबल होगा जो
यहां पर मैं स्पेसिफाई करूंगा और किसी के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा। सो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन सिर्फ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल होगा। अगर स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के अलावा किसी और को ये वाला परक्विजिट मिला तो वो टैक्स फ्री होगा, उसकी एक भी रुपए की टैक्सेबल इनकम नहीं लगेगी। ये है कंसेप्ट ऑफ स्पेसिफाइड पर्सन। ठीक है सर, बात समझ में आ गई? तो इतना सा डिफरेंस है सर कि हमने जो रेंट फ्री अकोमोडेशन में करा था वो सारे एम्प्लॉयज पे इक्वली एप्लीकेबल था। अब जो हम आगे के अपने परक्विजिट करेंगे, हो सकता है कोई कोई परक्विजिट का पोर्शन कुछ स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज के हाथ में टैक्सेबल ही हो और सबके हाथ में टैक्सेबल ना हो, और कुछ पोर्शन सबके हाथ में टैक्सेबल हो। बस इतना सा डिफरेंस। बिल्कुल भाई, तुमने बिल्कुल ठीक समझा। तो इनकम टैक्स एक्ट ने सारे के सारे एम्प्लॉयज में से कुछ चुनिंदा एम्प्लॉयज को अलग ला के खड़ा कर दिया है। इन चुनिंदा एम्प्लॉयज का नाम है स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज। सर कौन है ये स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज जो अलग से खड़े हैं एज कंपेयर टू अदर एम्प्लॉयज, और जिनके हाथ पे कुछ स्पेसिफिक इनकम टैक्सेबल परक्विजिट टैक्सेबल होगा जो कि औरों के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा, सिर्फ इन वालों लोगों के हाथ में होगा? कौन है ये लोग जिनका नाम है स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज? आओ देखते हैं कौन से हैं स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज या स्पेसिफाइड पर्संस। मैंने मार्क किया हुआ है इसका एब्रीविएशन एस की तरह। तो भाई तीन तरह के एम्प्लॉयज को हम बोलते हैं स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज या स्पेसिफाइड पर्संस। कौन है वो तीन तरह के एम्प्लॉयज? नंबर वन, डायरेक्टर एम्प्लॉय। तो अगर कोई एम्प्लॉय आपकी कंपनी का डायरेक्टर भी है, उसे हम कहते हैं डायरेक्टर एम्प्लॉय। सर ये डायरेक्टर एम्प्लॉय का क्या मतलब है? सर क्या ऐसा भी हो सकता है कोई डायरेक्टर एम्प्लॉय ना हो? हाँ भाई हाँ, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। कोई डायरेक्टर एम्प्लॉय ना हो, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो, जब उसका मन करेगा आएगा, जब उसका मन करेगा नहीं आएगा। कोई स्पेसिफिक काम होगा तो आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। कई सारे डायरेक्टर ऐसे होते हैं जो एम्प्लॉयज नहीं होते उस कंपनी के, जो डायरेक्टर तो होते हैं लेकिन वो एम्प्लॉय की कैटेगरी में नहीं आते, क्योंकि उन पे एम्प्लॉय का जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है, मास्टर सर्विस रिलेशनशिप है, उस तरह का रिलेशनशिप नहीं लगता उनके एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में, उस तरह का रिलेशनशिप नहीं दिया हुआ। ऐसा हो सकता है that few of the employees are not few of the directors are not employees। ऐसा हो सकता है कुछ डायरेक्टर्स एम्प्लॉय ना हो, कुछ डायरेक्टर्स सिर्फ डायरेक्टर्स हैं, एम्प्लॉय नहीं है। अगर एम्प्लॉय नहीं है वो, तो नेचुरल सी बात है, सैलरी ले लो, परक्विजिट ले लो, अलाउंस ले लो, वो उनके हाथ में सैलरी के हेड के अंडर टैक्सेबल होगा ही नहीं। कहीं और टैक्सेबल होगा, वो देखी जाएगी कहां पर टैक्सेबल हो, यहां तो नहीं होगा भाई। ठीक है सर, बात समझ में आई? सो स्पेसिफाइड पर्सन की कैटेगरी में जो सबसे पहला पर्सन आता है या जो सबसे पहला एम्प्लॉय आता है, वो वाले एम्प्लॉयज जो डायरेक्टर की नेचर में है, जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का पार्ट है और वो एम्प्लॉयज भी हैं, इन्हें कहते हैं डायरेक्टर एम्प्लॉयज। दीज आर द फर्स्ट काइंड ऑफ स्पेसिफाइड पर्संस एज पर सेक्शन 17 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। Second kind of employees are employees holding substantial interest in the company। ऐसे employees जिनका substantial interest है कंपनी में। ऐसे employees जो सिर्फ सुबह आते हैं और शाम को चले जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, वो कंपनी में कुछ हक भी रखते हैं। अपने एम्प्लॉयमेंट के अलावा अपनी सैलरी का तो हक रखते हैं, सैलरी के अलावा वो कुछ और हक भी रखते हैं इस कंपनी में। उन्हें कहते हैं एम्प्लॉयज होल्डिंग सब्सटैंशियल इंटरेस्ट। अब सर ये सब्सटैंशियल इंटरेस्ट का क्या मतलब है? भाई सब्सटैंशियल इंटरेस्ट का मतलब है 20% और मोर वोटिंग पावर। तो ऐसे एम्प्लॉयज जिनके पास शेयर्स होते हैं उस कंपनी के, शेयर होल्डर्स भी हैं भाई वो उस कंपनी के, तो कुछ शेयर्स भी खरीदे हुए हैं एम्प्लॉयज ने। और मैंने आपको लास्ट ही क्लास में एक परक्विजिट बताया था, ईसॉप्स, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। किसी एक एम्प्लॉय ने अगर इतने सारे ईसॉप्स खरीद लिए कि वो मिलके 20% ऑफ द शेयर कैपिटल के इक्वल चले गए, तो वो एम्प्लॉयज वाली कैटेगरी में आता है, एम्प्लॉय होल्डिंग सब्सटैंशियल इंटरेस्ट इन द कंपनी। सो 20% या उससे ज्यादा अगर किसी एम्प्लॉय ने होल्ड करा हुआ है वोटिंग पावर, वोटिंग पावर, तो अगर कुछ ऐसे शेयर होल्ड करे हुए हैं जिनमें वोटिंग पावर है ही नहीं, तो भाई फिर नहीं माना जाएगा। माना वही वाले शेयर जाएंगे जिनमें वोटिंग पावर हो। सर ऐसे कौन से शेयर्स होते हैं जिनमें वोटिंग पावर नहीं होती? प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स ऐसे शेयर्स होते हैं जिनमें जनरली वोटिंग पावर नहीं होती, अपार्ट फ्रॉम सर्टेन प्रेफरेंस शेयर्स जो स्पेशल क्लास के प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं जिसमें वोटिंग पावर हो भी सकती है, बट मोस्टली प्रेफरेंस शेयर्स में वोटिंग पावर नहीं होती। सो एम्प्लॉयज होल्डिंग सब्सटैंशियल इंटरेस्ट विच मींस 20% ऑफ और मोर वोटिंग पावर इन द कंपनी, दोज एम्प्लॉयज आर ऑल्सो कैटेगराइज्ड एज स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज।
और थर्ड कैटेगरी एग्रीगेट सैलरी जिन एम्प्लॉयज की है मोर देन 50,000 पर एनम, ऐसे एम्प्लॉयज जिनकी सैलरी 50,000 से ऊपर है सालाना। सर आज के जमाने में किस एम्प्लॉय की सैलरी 50,000 से कम होगी? हाँ भैया, माना तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है कि आज के जमाने में तो भाई 5,000 रुपए का अगर तुमने गार्ड भी रखा है उसकी भी सैलरी 60,000 रुपए हो जाती है पर एनम, 50,000 से ज्यादा हो जाता है। तो ये जो डिस्कशन है ये थ्योरेटिकल है। थ्योरेटिकल मतलब हम सिर्फ क्योंकि लॉ में लिखा है इसलिए डिस्कस करेंगे, बट हाँ प्रैक्टिकली मोस्टली एम्प्लॉयज या सारे एम्प्लॉयज ही भाई इस कैटेगरी में आएंगे जो कि 50,000 या उनसे ज्यादा उनकी सैलरी होगी। तो मोस्टली एम्प्लॉयज इस वाली कैटेगरी में आ जाएंगे, और मैं तो कहता हूं ऑल एम्प्लॉयज इस वाली कैटेगरी में ही आ जाएंगे, तो कोई एम्प्लॉय इस कैटेगरी से बचेगा नहीं। लेकिन फिर भी आपको एग्जामिनर ट्रिक करने के लिए, आपको एग्जामिनर परेशान करने के लिए, आपको एग्जामिनर कुछ नया देने के लिए ऐसा दे सकता है कि एग्रीगेट सैलरी किसी एम्प्लॉय की हो 50,000 से कम, 40,000 30,000 पर एनम ऐसे दे देगा, और तब आपको यह डिसाइड करना है कि वो स्पेसिफाइड पर्सन है या नहीं है। तो आप कहोगे नहीं सर वो स्पेसिफाइड पर्सन नहीं है क्योंकि उसकी सैलरी 40,000 पर एनम है, और अगर वो स्पेसिफाइड पर्सन नहीं हुआ तो भाई ये वाला जो परक्विजिट है वो उसके हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि ये वाला परक्विजिट जो भी लिखा है यहां, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा है यहां, जो भी लिखा है यहां वो वाला परक्विजिट उस वाले एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा। ये वाला परक्विजिट सिर्फ उन एम्प्लॉयज के हाथ में टैक्सेबल है, ये वाला और ये वाला, ये दो जो मैंने एस रेड मार्क करे हैं ये दोनों परक्विजिट सिर्फ उस वाले एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल हैं जिसकी टैक्सेबल सैलरी 50,000 या उससे ज्यादा होगी। तो ये था एक नया कॉन्सेप्ट जो मैं एक जनरल कॉन्सेप्ट आप लोगों को इंट्रोड्यूस आज करना चाह रहा था आपके साथ। क्यों? क्योंकि अब हम जितने भी परक्विजिट पढ़ेंगे उसमें ये वाला कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया है और ये वाला कॉन्सेप्ट है और ये वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करेगा। तो भाई रेंट फ्री अकोमोडेशन जो सबसे पहला परक्विजिट हमने पढ़ा उसमें ये वाला कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि लॉ कहता है कि रेंट फ्री अकोमोडेशन शुड बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज, सारे एम्प्लॉयज के हाथ में रेंट फ्री अकोमोडेशन टैक्सेबल होना चाहिए। सिमिलरली जो हमने इंश्योरेंस प्रीमियम का परक्विजिट करा है और जो ईसॉप्स का परक्विजिट करा है वो भी भाई सारे एम्प्लॉयज के हाथ में टैक्सेबल होगा। तो इसी तरह हम लोग देखते रहेंगे कि कौन सा परक्विजिट किस टाइप के एम्प्लॉयज के हाथ में टैक्सेबल होगा। क्या वो सारे एम्प्लॉयज के हाथ में टैक्सेबल होगा या वो कुछ चुनिंदा स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल होगा। वो चुनिंदा स्पेसिफाइड एम्प्लॉय की जो डेफिनेशन है वो हमारे को सेक्शन 17(2) के अंदर ही गिवन है, जो कि ये डेफिनेशन है जिसमें ये 3 कैटेगरी के एम्प्लॉयज फॉल करते हैं। प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये डिस्कशन थ्योरेटिकल होगी। थ्योरेटिकल मतलब क्योंकि एक्ट में दिया हुआ है इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं। अदरवाइज गाइज 50,000 रुपए उससे ऊपर की सैलरी तो आजकल सारे एम्प्लॉयज की होती ही होती है। तो ये वाला जो परक्विजिट है ये भी ऑल एम्प्लॉयज के हाथ में फॉर ऑल प्रैक्टिकल रीजंस टैक्सेबल होगा ही होगा। तो ये तो थ्योरेटिकली मैंने ये स्पेसिफाइड का कंसेप्ट क्योंकि एक्ट में दिया हुआ है इसलिए हम पढ़ रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल लेवल पे ऑल द परक्विजिट्स आर taxable for all the employees because there will be no employee whose salary will be less than 50,000 rupees। ऐसा कोई एम्प्लॉय होगा ही नहीं। So, अगर आपकी सैलरी है 50,000 रुपए से कम, अगर आपकी सैलरी है 50,000 रुपए से कम तो भाई ठीक है। अगर आपका एम्प्लॉय है जिसकी सैलरी है 50,000 रुपए से कम, जो कि मैंने आपको एग्जांपल दिया 4,000 रुपए पर मंथ उसकी सैलरी है, 48,000 रुपए पूरे साल का उसका सैलरी बनता है, तो फिर भाई ये वाला परक्विजिट उसके हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा। ये वाला परक्विजिट और ये वाला परक्विजिट उसके हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा। तो बड़ी सिंपल सी बात है, लॉ ने कुछ एक्सेप्शन क्रिएट किया एक कैटेगरी के एम्प्लॉयज के लिए। अब वो वाला जो कैटेगरी के एम्प्लॉयज हैं वो इतना कम थ्रेशोल्ड है कि फॉर ऑल प्रैक्टिकल रीजंस वी विल ऑलवेज से दैट ऑल द परक्विजिट्स आर टैक्सेबल इन ऑल एम्प्लॉयज सैलरी, बट स्टिल लॉ हैज गॉट दिस थ्रेशोल्ड वेयर बाय some features or some portions of some perquisites will not be taxable in hands of these specified employees। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। तो भाई ये था कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेसिफाइड पर्संस या स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज जो हमने देखा, और इसका रेलेवेंस भी हमने जाना कि ये हम कैसे यूज करेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे। आओ अब स्टार्ट करते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट ट्रिकीएस्ट, मैं कहूंगा ये थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा घुमा हुआ वैल्यूएशन है इसका, परक्विजिट ऑफ आवर सिलेबस, परक्विजिट ऑफ मोटर कार। अगर एक मोटर कार दी जाती है एम्प्लॉय को उसके काम के लिए, उसके रोजमर्रा के चलाने के लिए, तो उस मोटर कार की क्या वैल्यू एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल होगी एज सैलरी।
हाँ जी, एक भी रुपया मोटर कार के लिए एम्प्लॉय को नहीं मिला। हाँ जी, जो एम्प्लॉय है वो मॉनेटरी टर्म्स में बिल्कुल भी बेनिफिट उसने नहीं किया। हाँ जी, बैंक अकाउंट जो एम्प्लॉय का है वो कुछ भी डेबिट या क्रेडिट नहीं हुआ। हाँ जी, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में किसी भी तरह की एंट्री इस पर्टिकुलर बेनिफिट को देते हुए नहीं पड़ी, तो ये एक रियल ट्रांजैक्शन है ही नहीं। अकॉर्डिंग टू बुक्स ऑफ अकाउंट्स ये एक रियल ट्रांजैक्शन है ही नहीं। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इसकी कोई एंट्री नहीं पड़ी होगी। तो एम्प्लॉयर ने जब कार खरीदी होगी उसकी एंट्री पड़ी होगी, कार अकाउंट डेबिट टू बैंक ऐसा एंट्री पड़ी होगी, लेकिन जब वो कार एम्प्लॉय को दे दी गई तो भाई इसकी कोई एंट्री अकाउंट्स में नहीं पड़ी होगी। तो अकाउंट्स के लिए ये एक नॉन मॉनेटरी आइटम है, लेकिन इनकम टैक्स के लिए हाँ ये नॉन मॉनेटरी आइटम है, लेकिन हम इसको मॉनेटरी रूप दे देंगे भाई। हम इसमें मनी वैल्यूज में असर्टेन करके असाइन करके हम लोग सैलरी टैक्स कर देंगे। किसकी? एम्प्लॉई की सैलरी हम बढ़ा देंगे इतने अमाउंट से जितना अमाउंट हम इसकी मॉनेटरी वैल्यू कंप्यूट करेंगे। ठीक है सर, बात समझ में आ गई? तो सर इनकम टैक्स एक्ट तो है ही बहुत ज्यादा चालू। चालू क्यों है? आपको मॉनेटरी बेनिफिट मिले चाहे नॉन मॉनेटरी बेनिफिट मिले, इनकम टैक्स तो आपका एक एक पाई पाई टैक्स करेगा ही करेगा। जी हाँ भाई, अगर आप कहते हो ये चालूपन है तो चालूपन ही सही। हाँ है इनकम टैक्स एक्ट चालू। वो इवन आपको अगर कोई बेनिफिट मिला है जो नॉन मॉनेटरी टर्म्स में मिला है, जो मॉनेटरी टर्म्स में नहीं मिला, इनकम टैक्स एक्ट वो भी आपको टैक्सेबल करेगा, वो भी आपको चार्ज करेगा ही करेगा। डेफिनेटली दीज आर द नॉन मॉनेटरी परक्विजिट्स व्हिच आर टैक्सेबल एज सैलरी। तो आओ स्टार्ट करते हैं परक्विजिट ऑन मोटर कार। तो भाई मोटर कार जब भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को देगा तो भाई एम्प्लॉई उस मोटर कार का 3 यूज कर सकता है, 3 तरह से काम ले सकता है उस कार को। सर कौन कौन से 3 काम हैं जो एम्प्लॉय कर सकता है? भाई एम्प्लॉय या तो ऑफिशियल यूज 100% ऑफिशियल यूज करेगा उस कार का, तो यह है भाई 100% ऑफिशियल यूज। वो इस कार को बिल्कुल भी अपने पर्पस के लिए नहीं यूज करेगा, वो इस कार को हमेशा ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज करेगा। पर्सनल पर्पस के लिए गलती से भी वो यूज नहीं करेगा इस पर्टिकुलर कार को। तो ये है 100% ऑफिशियल यूज। और दोस्तों होना भी ऐसा चाहिए कि अगर आपको कोई ऑफिस से कोई अगर एसेट मिला है, ऑफिस से अगर आपको किसी तरह का कोई बेनिफिट मिला है, तो वो 100% ऑफिस के ही यूज में आना चाहिए। आप लोग भी कल को जॉब करोगे, आप लोग भी कल को कंपनी के एसेट्स को यूज करोगे, कंपनी का लैपटॉप मिलेगा आपको, कंपनी का डेटा कार्ड जो डोंगल जिसको कहते हैं वो मिलेगा आपको। हो सकता है कंपनी आपको गाड़ी दे, हो सकता है कंपनी आपको मोबाइल फोन दे, तो बड़ी बड़ी पोजीशंस पे हर एमेनिटी हर फैसिलिटी आपको दी जाएगी भाई। लेकिन आपकी जिम्मेदारी है कि आप उन एमेनिटीज को मोस्टली ऑफिशियल पर्पस के लिए, ऑफिशियल यूज के लिए ही यूज करो। तो कायदे की बात, ये अभी लॉ से परे मैं तुम्हें बात बता, इनकम टैक्स एक्ट से परे मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूं कि आपका जो कायदा है, कायदा ये कहता है अगर आपको ऑफिशियल कोई एसेट मिला है, अगर आपको ऑफिशियली किसी भी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल कराया गया है, तो भाई उसको आपको ऑफिशियल पर्पस में ही यूज करना पड़ेगा, उसको आप पर्सनल पर्पस में यूज नहीं कर सकते। तो हां, मोटर कार का जो सबसे इंपॉर्टेंट यूज होगा वो होगा ऑफिशियल पर्पस के लिए उसको यूज करना, किसी भी पर्सनल पर्पस के लिए इसको यूज ना करना। और यहां पर मैं आपको चाणक्य का एक कहानी मुझे जो याद आया है इस ऑफिशियल यूज के ऊपर, मैं ये सुनाना चाहूंगा। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, कोर्स से परे, कोर्स से एकदम डिफरेंट है, तो सुनना जरा ये कहानी क्या है। भाई चाणक्य से एक बार कोई और किसी और देश का मॉन्क मिलने आया। अब ऐसे ही होता है भाई, जो प्रीस्ट होते हैं ये जब एक दूसरे देशों में विचरण कर रहे होते हैं, दूसरे समाज का जब ये कल्चरल एक्सचेंज कर रहे होते हैं, तो इनका बहुत इंपॉर्टेंट काम होता था पहले कि वो एक डायनेस्टी से दूसरे डायनेस्टी जाते थे, कल्चर्स को स्टडी करते थे और वहां पर अपने आइडियाज को एक्सचेंज करते थे। तो भाई इसी तरह चाणक्य तो आप लोग जानते ही होंगे, चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे, मौर्य वंश जिन्होंने एस्टैब्लिश किया था और अखंड भारत का सपना देखा था, वन इंडिया, सारी की सारी स्टेट जितनी भी इंडिया में है वो एक रूलर के अंडर आए। और भाई उस समय ना इंडिया सिर्फ हमारा जो आज का इंडिया है वो नहीं होता था, पूरा पाकिस्तान, पूरा नेपाल और पाकिस्तान से आगे अफगानिस्तान, कजाकिस्तान और जितनी भी ये मुस्लिम कंट्रीज हैं, ये सारी की सारी इंडिया का पार्ट उस समय होती थी।
तो इतना बड़ा भारत था और चाणक्य ने एक सपना देखा था कि पूरा का पूरा भारत एक राजा के अधीन हो जाए, एक राजा के अंडर आ जाए। तो यह सपना था अखंड भारत का, जो चाणक्य ने साकार करके दिखाया था। अदरवाइज भारत में क्या होता था, बहुत सारे राजा थे हर टेरिटरी में और वो सब अपने अपने एरिया को संभाले बैठे थे। सब्सिक्वेंटली अशोका को लाया गया और चंद्रगुप्त मौर्य को लाया गया और चंद्रगुप्त मौर्य के साथ चाणक्य ने अपना यह सपना पूरा किया। खैर वो बात अलग। मैं जो तुम्हें बताने जा रहा हूं वो ये है कि चाणक्य से एक प्रीस्ट मिलने आए किसी और कंट्री के। तो जैसे ही वो प्रीस्ट चाणक्य की कुटिया में घुसे, चाणक्य कुटिया में रहते थे, तो सबसे पहले तो प्रीस्ट सोचने लगे कि ये चाणक्य ऐसी टूटी फूटी सी कुटिया में क्यों रहते हैं। खैर वो एंटर हुए जब चाणक्य की कुटिया में, तो चाणक्य के आगे एक दिया जला था, दिया। तो चाणक्य उस दिए के नीचे बैठ के काम कर रहे थे। चाणक्य ने जैसे ही उन्हें देखा, दूसरे प्रीस्ट को, उनका अभिवादन किया और उनको बैठने का इशारा किया। तो दूसरे प्रीस्ट बैठ गए, उनका इंतजार किया 2-3 मिनट के लिए। चाणक्य ने जो काम कर रहे थे वो काम खत्म किया। फिर चाणक्य ने उनको इशारे से अपने पास बुलाया, अपने पास बिठाया और चाणक्य ने क्या किया, चाणक्य ने जो दिया जला था उसे बुझाया और एक और दिया जो उसके साइड में रखा था उसे जला दिया। अब जो प्रीस्ट आए थे वो बड़े हैरान कि भाई आपने एक दिया बुझा के दूसरा क्यों जला दिया। तो चाणक्य ने उन प्रीस्ट को जवाब दिया कि देखिए, जो दिया पहले जल रहा था उसका जो तेल था वो सरकारी खजाने से आया था। सरकारी खजाना मतलब जो महल का खजाना होता है उससे आया था। तो उस दिए से मैं जो काम कर सकता हूं वो सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल काम ही कर सकता हूं, क्योंकि आपके साथ जो संवाद करना है वो ऑफिशियल काम नहीं है, वो मेरा पर्सनल काम है। इसलिए मैंने दूसरा दिया जलाया। इस दिए में जो तेल भरा है वो मेरे पैसे से, वो मेरी जो सैलरी है, मेरी जो इनकम है उससे तेल भरा गया है। तो मैं वो वाला दिया आप जला के आपसे वार्तालाप करूंगा। सो ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है एक बेनिफिट का जो यूज हो रहा है फॉर ऑफिशियल पर्पस। तो एक बेनिफिट हमेशा यूज होना चाहिए फॉर ऑफिशियल पर्पस। अगर एक बेनिफिट ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज हो रहा है, क्योंकि वो बना ही ऑफिशियल पर्पस के लिए है। भाई तुम्हें जो गाड़ी दी जा रही है वो तुम्हारे हॉलिडे के लिए नहीं दी जा रही, वो तुम्हारे पर्सनल यूज के लिए नहीं दी जा रही। गलत बात है अगर तुम उसका पर्सनल यूज कर रहे हो तो जो गाड़ी तुम्हें कंपनी दे रही है, अपनी गाड़ी खरीदो, जो मर्जी आए करो, मुझे कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जो गाड़ी तुम्हें कंपनी दे रही है, जो गाड़ी पे हक कंपनी का है, उस गाड़ी से जो काम होना चाहिए वो भी कंपनी का काम होना चाहिए, वो तुम्हारा पर्सनल काम नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहला यूज जो मोटर कार का आप कर सकते हो वो है ऑफिशियल यूज। अगर आपने मोटर कार का 100% ऑफिशियल यूज किया, अगर आपने मोटर कार बिल्कुल भी अपने पर्सनल यूज में नहीं ली, अगर आपने मोटर कार से सिर्फ और सिर्फ कंपनी का ही काम किया, तो मैं आपका कुछ भी परक्विजिट नहीं मानूंगा। कुछ भी एक्स्ट्रा बेनिफिट कंपनी आपको दे रही है मैं ऐसा नहीं मानूंगा, क्योंकि कंपनी ने तो एक्चुअली अपने कोर्स ऑफ वर्किंग, जो उसका कंपनी का काम है, उसके दौरान आपको ये गाड़ी दी है और ये गाड़ी आपने ईमानदारी से, पूरी ऑनेस्टी के साथ सिर्फ और सिर्फ उसी दौरान चलाई है जिस दौरान ऑफिशियल आप काम कर रहे हो। तो भाई बहुत सिंपल सी बात है, इस गाड़ी का ऑफिशियल यूज ही आपने किया है। अगर आपने इस गाड़ी का ऑफिशियल यूज किया है, मैं कहूंगा कोई परक्विजिट आपके हाथ में टैक्सेबल नहीं है। दिस इज नॉट अ परक्विजिट, क्योंकि आपको कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं हो रहा, ये तो कंपनी का बेनिफिट है भाई। ये बेनिफिट तो कंपनी ले रही है, कंपनी ही उठा रही है। और हां, कंपनी को ही उठाना चाहिए क्योंकि एसेट किसका है? कंपनी का है। जिसका एसेट बेनिफिट कौन उठाए वही उठाए और कोई ना उठाए। तो हां, आपके थ्रू बेनिफिट उठा रहे हैं वो बात अलग है, आप भी तो एम्प्लॉय हो कंपनी के, तो आपके थ्रू बेनिफिट उठा रहे हैं वो बात अलग है। लेकिन अल्टीमेटली बेनिफिट कौन उठा रहा है? कंपनी उठा रहा है। अगर बेनिफिट कंपनी उठा रही है तो फिर इट इज नॉट अ परक्विजिट इन द हैंड्स ऑफ द एम्प्लॉई। एम्प्लॉई के हाथ में ये कोई बेनिफिट नहीं है भाई। एम्प्लॉई के हाथ में ये कोई एडिशनल फैसिलिटी नहीं है जो दी गई है, तो कोई टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी एम्प्लॉय के हाथ में। एम्प्लॉय का कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, एम्प्लॉय की सैलरी जितनी है उतनी ही रहेगी। इस परक्विजिट से मैं ऐड नहीं करूंगा, टैक्स लायबिलिटी उसकी बढ़ाऊंगा नहीं, मैं जीरो वैल्यू पे इस वाले परक्विजिट को वैल्यू करूंगा। तो अगर आपने मोटर कार का और शॉफर का भी, अगर शॉफर भी आपको दिया गया है, ड्राइवर भी आपको दिया गया है, उसका अगर आपने प्योरली ऑफिशियल यूज किया, जो कि आपको करना भी चाहिए कायदे से, तो मैं कोई परक्विजिट नहीं मानूंगा। नेचुरल सी बात है भाई, क्यों मानूं परक्विजिट? आप परक्विजिट तो तब मानूंगा जब आपको कोई पर्सनल बेनिफिट मिल रहा है। यहां पर तो आपको कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो आप कंपनी का काम कर रहे हो।
अगर आप कंपनी का काम कर रहे हो तो फिर कोई परक्विजिट नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है। अगर बेनिफिट नहीं है तो कोई टैक्सेबिलिटी सैलरी की तरह आपके हाथ में नहीं आएगी। सो दिस इज नॉट अ परक्विजिट, हेंस नॉट टैक्सेबल एज सैलरी इन योर हैंड्स, इन हैंड्स ऑफ द एम्प्लॉई। तो एम्प्लॉय के हाथ में कोई परक्विजिट नहीं होगा अगर प्योरली ऑफिशियल यूज के लिए ये गाड़ी यूज करी गई है तो। अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 2, जहां पर गाड़ी प्योरली पर्सनल यूज के लिए करी गई है। आपने 100% गाड़ी को क्या यूज किया है? पर्सनल पर्पस के लिए यूज किया, आपने ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज ही नहीं किया। प्रैक्टिकली बता दूं तुम्हें, प्रैक्टिकली बता दूं, यह फीजिबल नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई एक गाड़ी खरीदी गई है और उसका 100% पर्सनल यूज किया गया है, क्योंकि फिर कंपनी वो गाड़ी देगी ही क्यों एम्प्लॉय को? तो दो चीजें तो पॉसिबल हैं कि गाड़ी खरीदी गई और ऑफिशियल यूज किया 100%, या मिक्स यूज किया, पर्सनल और ऑफिशियल दोनों यूज किया। लेकिन यह पॉसिबिलिटी होनी बहुत 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 कम है कि एक एम्प्लॉय ने जो कंपनी की दी हुई गाड़ी है उसका 100% पर्सनल यूज किया और कंपनी को इससे कोई आपत्ति नहीं है। तो यह कैटेगरी प्रैक्टिकल लाइफ में जब तुम एक्चुअली किसी एम्प्लॉय का कंप्यूटेशन करोगे, एक्चुअली किसी एम्प्लॉय का परक्विजिट बनाओगे, प्रैक्टिकल लाइफ में ये वाली सिचुएशन तुम्हें बहुत कम देखने को मिलेगी। लेकिन एक सिचुएशन है जहां पर ये वाली सिचुएशन एक्ट प्रिज्यूम कर लेता है, वो है अगर एम्प्लॉय को 2 गाड़ियां दी गई हैं, अगर एम्प्लॉय को 2 गाड़ियां दी गई हैं तो उसमें से जो एक होगी वो तो ऑफिशियल यूज या पर्सनल और मिक्स ऑफिशियल यूज की तरह आप बता दो क्या है, उस तरह टैक्सेबल होगी। और जो दूसरी गाड़ी होगी वो हमेशा ऑलवेज, चाहे तुम ये बोलो नहीं मैं तो दूसरी गाड़ी भी ऑफिशियल यूज के लिए कर रहा था, बोलते रहो, इनकम टैक्स एक्ट कहता है अगर 2 गाड़ियां मिली हुई हैं तो दूसरी गाड़ी हमेशा मैं प्रिज्यूम करूंगा कि वो पर्सनल यूज में आई है, वो मैं नहीं प्रिज्यूम करूंगा कि ऑफिशियल यूज में आई है। तो खैर हम ये सेक्शन पढ़ेंगे, ये एडवांस सेक्शन है। तो मैं तुम्हें रेलेवेंस बता रहा था, पर्सनल यूज का रेलेवेंस कहां आएगा, वहां पर जाके पर्सनल यूज का रेलेवेंस आएगा। बट प्रैक्टिकली अगर एक ही गाड़ी एम्प्लॉय को मिलती है तो भाई ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि कंपनी भी तो बेवकूफ थोड़ी है, कंपनी कोई पर्सनल बेनिफिट के लिए थोड़ी तुम्हें गाड़ी दे रही है। कंपनी तो ये चाहती है कि तुम ऑफिस का काम करो गाड़ी के थ्रू। अगर तुम्हें पर्सनल काम करना है गाड़ी के थ्रू तो तुम अपनी पर्सनल गाड़ी खरीदो ना, ऑफिस की गाड़ी क्यों यूज करते हो? सो पर्सनल यूज अगर किसी ने आपकी गाड़ी का किया, कंपनी की गाड़ी का किया, तो भाई इस तरह टैक्सेबिलिटी होगी। और थर्ड है ऑफिस और पर्सनल यूज दोनों का मिक्सचर। मोस्टली केसेस में 90% केसेस में हमारा थर्ड ऑप्शन ही अप्लाई होता है, क्योंकि ना आप ये कह सकते हो कि एम्प्लॉय ने प्योरली ऑफिशियल यूज किया, जब उसे गाड़ी मिल गई तो ऐसा नहीं हो सकता वो 100% ऑफिस का ही काम करे। भाई वो सैटरडे संडे तो कहीं घूमने फिरने जाएगा, उसी गाड़ी में जाएगा, वो फिर अपनी गाड़ी थोड़ी खरीदेगा, वो तो जो कंपनी ने उसे गाड़ी दी उसी में जाएगा। तो मोस्टली केसेस में क्या होता है, ऑफिशियल और पर्सनल यूज वो गाड़ी दोनों में यूज आती है। मोस्टली केसेस में आपको ये वाली कैटेगरी मिलेगी। लेकिन हाँ, फर्स्ट कैटेगरी और सेकंड कैटेगरी कुछ कुछ केसेस में मिल सकती है। उस केसेस में भी हमारे पास परक्विजिट को वैल्यू करने के रूल्स हैं, मेथड्स हैं। तो अगर तो प्योर ऑफिशियल यूज है तो भाई बहुत सिंपल सी बात, नो परक्विजिट, कोई परक्विजिट नहीं है जो टैक्सेबल होगा एम्प्लॉय के हाथ में, क्योंकि एम्प्लॉय को कोई पर्सनल बेनिफिट मिला ही नहीं। अगर एम्प्लॉय को कोई पर्सनल बेनिफिट मिला ही नहीं तो फिर कोई परक्विजिट नहीं टैक्सेबल होगा एम्प्लॉय के हाथ में। अब आ जाते हैं दूसरा केस, जब गाड़ी 100% पर्सनल यूज में काम आई है। अगर गाड़ी 100% पर्सनल यूज में काम आई है भाई, तो नेचुरल सी बात है गाड़ी का जितना भी भुगतान एम्प्लॉयर भुगत रहा है, जितना भी एक्सपेंस एम्प्लॉयर इनकर कर रहा है, वो पूरा का पूरा एक्सपेंस क्या बन जाएगा, परक्विजिट बन जाएगा इन द हैंड्स ऑफ द एम्प्लॉई। भाई एम्प्लॉयर ने गाड़ी खरीदी, खरीदने के बाद एम्प्लॉई को बोला ले बेटा अब तू अपने घर ले जा इस गाड़ी को और पर्सनल यूज कर, खर्चा सारा मैं उठाऊंगा, डेप्रिसिएशन लगेगा इतना मोटा, महंगी गाड़ी है, 8-9 लाख की गाड़ी है, 8-9 लाख रुपए की गाड़ी पे अगर 10% भी डेप्रिसिएशन लगाया, 90,000 रुपए पर साल का तो खर्चा डेप्रिसिएशन का है। हाँ नॉन मॉनेटरी है, एक्चुअल में नहीं हो रहा, लेकिन वियर एंड टियर होता तो है ना गाड़ी में। सो डेप्रिसिएशन का खर्चा
ऊपर से गाड़ी को मेंटेन करने का खर्चा, पेट्रोल का खर्चा, ड्राइवर की सैलरी का खर्चा, लुब्रिकेंट ऑयल डालना पड़ेगा, इंजन की मरम्मत करवानी पड़ेगी, पेंट खराब हो जाए पेंट को ठीक ठाक करना पड़ेगा, सर्विसिंग करानी पड़ेगी। सारा खर्चा कौन बियर कर रहा है? एम्प्लॉयर बियर कर रहा है। और बेनिफिट किसका हो रहा है? 100% बेनिफिट हो रहा है एम्प्लॉई का। 100% बेनिफिट हो रहा है एम्प्लॉई का। अगर 100% बेनिफिट हो रहा है एम्प्लॉई का, तो यह बन जाएगा एक परक्विजिट किसके हाथ में? एम्प्लॉई के हाथ में। दिस इज अ परक्विजिट इन द हैंड्स ऑफ द एम्प्लॉई। तो वो तमाम खर्चे जो एम्प्लॉयर बियर कर रहा है एम्प्लॉई के बिहाफ पे, वो सारे के सारे परक्विजिट बन जाएंगे एम्प्लॉई के हाथ में। तो आओ देखते हैं पर्सनल यूज अगर एम्प्लॉय करता है गाड़ी का और शॉफर का, तो उसका वैल्यूएशन कैसे होगा। तो भाई इसमें भी दो सिचुएशन लॉ ने कार्व आउट करी हुई है। सिचुएशन नंबर 1, कार ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर। सिचुएशन नंबर 2, कार ओन्ड बाय द एम्प्लॉई। एम्प्लॉयर हो सकता है कार ओन करता हो। सिचुएशन नंबर 2, एम्प्लॉई हो सकता है कार ओन करता हो। कार ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर। सिचुएशन नंबर 2, कार ओन्ड बाय द एम्प्लॉई। सर ये क्या मजाक कर रहे हो आप? ये तो समझ में आता है कार ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, ये क्या मजाक है सर? सर अगर कार ओन्ड एम्प्लॉई के हाथ में है तो फिर तो परक्विजिट की बात ही नहीं आई, क्योंकि एम्प्लॉई ओनर है, एम्प्लॉयर ओनर थोड़ी है। हमारा परक्विजिट की बात तो तब आती है जब एम्प्लॉयर ओनर है और उसने बेनिफिट पहुंचा दिया एम्प्लॉय को, वो गाड़ी दे दी एम्प्लॉय को। सर अगर एम्प्लॉय ही ओनर है तो फिर सर ये परक्विजिट कहां से आया? भाई ये वो वाले सिचुएशंस के लिए ये वाली कैटेगरी रेलेवेंट होती है जहां गाड़ी तो खरीदी एम्प्लॉई ने, लेकिन गाड़ी का जो मेंटेनेंस का खर्चा होता है वो बियर करता है एम्प्लॉयर। गाड़ी में जो पेट्रोल डलेगा उसका खर्चा कौन बियर करेगा? एम्प्लॉयर। गाड़ी में जो रिपेयर मेंटेनेंस होगा, गाड़ी में जो मरम्मत होगी, वो रीइंबर्स कर देगा एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को। तो ये उन सिचुएशंस के लिए ये वाली कैटेगरी रखी गई है। कार ओन्ड बाय द एम्प्लॉई, हां कार एम्प्लॉय की है, कार का जो डेप्रिसिएशन है वो एम्प्लॉय भुगत रहा है, तो वो परक्विजिट नहीं बनेगा। लेकिन रनिंग एंड मेंटेनेंस चार्जेस तो एम्प्लॉय नहीं भुगत रहा ना, वो तो हो सकता है एम्प्लॉयर भुगत रहा हो। तो उस सिचुएशन के लिए जहां एम्प्लॉय ओन करता है गाड़ी, लेकिन रिपेयर के खर्चे, मेंटेनेंस के खर्चे, पेट्रोल के बिल, रिपेयर जो इंजन की सर्विसिंग करानी है, लुब्रिकेंट ऑयल डालना है, टायर रिप्लेस कराने हैं, ये सब खर्चे कौन कर रहा है? एम्प्लॉयर कर रहा है। उस केस में वो जो खर्चों का एक्सपेंडिचर होगा सारा का सारा परक्विजिट की तरह टैक्स हो जाएगा एम्प्लॉय के हाथ में। हम ये प्रिज्यूम कर लेंगे कि जितना खर्चा एम्प्लॉयर ने किया ऑन बिहाफ ऑफ द एम्प्लॉई, वो सारा का सारा खर्चा एम्प्लॉय की सैलरी है। हम ये एज्यूम कर लेंगे, सैलरी की तरह हम टैक्स कर देंगे। भाई एक ही बात हो गई ना, तुमने एम्प्लॉय को सैलरी नहीं दी, उसके गाड़ी के खर्चे बियर कर लिए। एक ही बात हो गई। तुम उसे कैश दे देते कि लो तुम्हारी पूरे साल का जो तुम्हारा गाड़ी का खर्चा है वो 50,000 रुपए है, लो 50,000 रुपए ले लो, तो तुम उसे गाड़ी का खर्चा बोल के अभी दे रहे हो। एज कंपेयर टू तुम क्या कहो, लो तुम्हारी सैलरी में 50,000 रुपए से बढ़ा देता हूं। एक ही बात हो गई ना, तुमने खर्चे रीइंबर्स कर दिए वर्सेस तुमने सैलरी दे दी। तो मैं ये थोड़ी कहूंगा कि वो सैलरी नहीं है, मैं तो उसे सैलरी की तरह टैक्स करूंगा। ऑफ कोर्स कोई भी बेनिफिट दो तुम अपने एम्प्लॉय को, मैं उसे सैलरी की तरह टैक्स करूंगा ही करूंगा। क्यों? क्योंकि पर्सनल बेनिफिट हो रहा है भाई एम्प्लॉय का, कोई बिजनेस का काम थोड़ी हो रहा है, पर्सनल यूज हो रहा है। पर्सनल यूज के लिए तुम एम्प्लॉय के खर्चे भुगत रहे हो, तो ठीक है, अगर भुगत रहे हो इट विल बी टैक्स्ड एज परक्विजिट्स इन हैंड्स ऑफ द एम्प्लॉय। एम्प्लॉय के हाथ में ये परक्विजिट की तरह टैक्स करा जाएगा ये वाला खर्चा, विच इज द कार खर्चा। और कार खर्चा मैंने तुम्हें दो मेजर पार्ट बताए कार खर्चे के, एक तो डेप्रिसिएशन मेजर पार्ट होता है, दूसरा उसके रनिंग एंड मेंटेनेंस के खर्चे मेजर पार्ट होते हैं। अच्छा एक सिचुएशन बता देता हूं भाई, अगर मान लो ये गाड़ी एम्प्लॉयर ने भी किराए पे लिया, हायर पे ली है, तो एम्प्लॉयर का ना डेप्रिसिएशन का खर्चा नहीं लगेगा, तो एम्प्लॉयर के हायर चार्जेस लगेंगे। उस केस में हायर चार्जेस परक्विजिट बन जाएंगे। तो सपोज एम्प्लॉयर ने कहीं से गाड़ी किराए पे ली है, किराए पे लेके एम्प्लॉय को दे दी और एम्प्लॉय पर्सनल यूज कर रहा है, तो डेप्रिसिएशन तो नहीं लगेगा ना एम्प्लॉयर के हाथ में, क्योंकि एम्प्लॉयर ओनर नहीं है उस गाड़ी का, तो डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा एम्प्लॉयर के हाथ में। उस केस में भाई हायर चार्जेस लग जाएंगे। तो हायर चार्जेस को मैं परक्विजिट मान लूंगा इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय, क्योंकि अगर एम्प्लॉयर ना होता तो एम्प्लॉय को भुगतने पड़ते ये हायर चार्जेस, एम्प्लॉय अपनी जेब से देता, क्योंकि पर्सनल यूज हो रहा है एम्प्लॉय का।
तो अगर एम्प्लॉय का पर्सनल यूज हो रहा है तो एम्प्लॉय अपनी जेब से भरता, वो एम्प्लॉय ने अपनी जेब से भरने की बजाय एम्प्लॉयर से रीइंबर्स करा लिए, मैं बोलूंगा दिस इज अ टैक्सेबल परक्विजिट, दिस इज टैक्स्ड इन द हैंड्स ऑफ द एम्प्लॉय एज परक्विजिट, सैलरी की तरह ही एम्प्लॉय के हाथ में टैक्स हो जाएगा। सो दो सिचुएशन, पर्सनल यूज के केस में कार ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, हो सकता है कार एम्प्लॉयर ने ओन करी हुई हो, दूसरा कार ओन्ड बाय द एम्प्लॉय, एम्प्लॉय ने ओन करी है कार, मतलब ओनर एम्प्लॉय है, तो ऑब्वियसली डेप्रिसिएशन की तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो एम्प्लॉय ही भुगत रहा है, एम्प्लॉय को ही भुगतना चाहिए क्योंकि पर्सनल यूज हो रहा है गाड़ी का, बहुत अच्छी बात है एम्प्लॉय भुगत रहा है, लेकिन रनिंग एंड मेंटेनेंस के चार्जेस एम्प्लॉयर भुगत रहा है, गलत बात। पर्सनल यूज करे एम्प्लॉय और चार्जेस भुगते एम्प्लॉयर, गलत बात। इस केस में मैं जो चार्जेस एम्प्लॉयर भुगतेगा फॉर रनिंग एंड मेंटेनेंस, मैं उनको परक्विजिट की तरह सैलरी बना दूंगा, किसकी? एम्प्लॉई की। तो आओ देखते हैं इन दोनों का कैसे वैल्यूएशन होगा। तो भाई अगर एम्प्लॉयर ओनर है, अगर एम्प्लॉयर ओनर है तो हमें यह देखना है, ठीक है ओनर तो एम्प्लॉयर है, तो डेफिनेटली डेप्रिसिएशन कौन भुगत रहा है? डेप्रिसिएशन तो एम्प्लॉयर ही भुगत रहा है, बहुत अच्छी बात है। तो एम्प्लॉयर जो डेप्रिसिएशन भुगत रहा है वो तो परक्विजिट बनेगा ही बनेगा। अब हमें यह देखना है कि भाई मेंटेनेंस कौन भुगत रहा है? मेंटेनेंस तो दो सिचुएशन हो सकती है कि डेप्रिसिएशन तो एम्प्लॉयर भुगत रहा है, तो जो खरीदता है गाड़ी वो डेप्रिसिएशन भुगतता है। भाई डेप्रिसिएशन आप ट्रांसफर नहीं कर सकते एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे, जो ओनर होता है वही डेप्रिसिएशन भुगतता है, तो डेप्रिसिएशन तो एम्प्लॉयर भुगत रहा है, लेकिन हो सकता है मेंटेनेंस एम्प्लॉई भुगत रहा हो सकता है मेंटेनेंस एम्प्लॉयर भुगत रहा हो। अगर तो मेंटेनेंस एम्प्लॉई भुगत रहा है तो जो परक्विजिट बनेगा वो बनेगा डेप्रिसिएशन, क्योंकि एम्प्लॉई डेप्रिसिएशन नहीं भुगत रहा। एम्प्लॉय का डेप्रिसिएशन जो एम्प्लॉय को भुगतना चाहिए था, क्योंकि पर्सनल यूज एम्प्लॉय कर रहा है, वो कौन भुगत रहा है? एम्प्लॉयर भुगत रहा है, क्योंकि ओनर कौन है? एम्प्लॉयर है। एम्प्लॉयर ने 9 लाख रुपए की कार खरीदी, अपने अकाउंट्स में एंट्री डाल दी, कार अकाउंट डेबिट टू बैंक 9 लाख रुपीज, तो डेप्रिसिएशन की एलिजिबिलिटी किसकी? ओनर की। ओनर कौन? एम्प्लॉयर। सो डेप्रिसिएशन एम्प्लॉयर भुगत रहा है ऑन बिहाफ ऑफ द एम्प्लॉई। अगर डेप्रिसिएशन एम्प्लॉयर भुगत रहा है ऑन बिहाफ ऑफ द एम्प्लॉई, तो ये एम्प्लॉय के हाथ में हम टैक्स कर देंगे एज सैलरी। वही परक्विजिट के भाई पार्ट्स होते हैं ना, अलाउंसेस एंड परक्विजिट्स आर पार्ट ऑफ सैलरी, तो हम डेप्रिसिएशन को सैलरी बना देंगे। अच्छा, कन्वीनियंस के लिए एक्ट ने बोला डेप्रिसिएशन को 10% के रेट पे चार्ज कर देना ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट, तो जो भी गाड़ी की कॉस्ट है उसका 10% हम डेप्रिसिएशन एज्यूम कर लेंगे। सर ये कैसे एस्टिमेट होता है डेप्रिसिएशन? भाई डेप्रिसिएशन हमेशा एक तुक्का है, इट इज एन एस्टिमेट। और मैं तुम्हें कमाल की बात बताऊंगा जो तुम अपने सब्सिक्वेंटली लेक्चर्स में पढ़ोगे भी, हम इनकम टैक्स में तो पढ़ेंगे, तुम अकाउंट्स में भी ये वाली बात पढ़ोगे, जहां तुमने रिकंसिलिएशन बनाई होगी, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बिटवीन अकाउंट्स एंड कॉस्टिंग या अकाउंट्स एंड टैक्स। भाई कंपनीज एक्ट के जो डेप्रिसिएशन के रेट हैं वो अलग होते हैं, और इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग जो डेप्रिसिएशन के रेट हैं वो अलग हैं। तो डेप्रिसिएशन एक तुक्का है। हमारी ही कंट्री में, इंडिया में ही, दो अलग अलग एक्ट में डेप्रिसिएशन के दो अलग अलग रेट लिखे हुए हैं, तो ऐसा भी होता है। तो डेप्रिसिएशन इज जस्ट एन एस्टिमेट। जो लॉ के अंडर आप अपनी कंप्यूटेशन कर रहे हो, उस लॉ में जितना भी डेप्रिसिएशन बोला गया है वो आप लिख दो। कोई गारंटी नहीं कर सकता। आपने 10% का डेप्रिसिएशन लगाया, आपने अज्यूम करा है 10 साल गाड़ी चलेगी, कोई गारंटी नहीं कर सकता कि 10 साल ही गाड़ी चलेगी। गाड़ी 8 साल में भी खत्म हो सकती है, और चलने को गाड़ी 15 साल भी चल सकती है, कोई गारंटी नहीं ले सकता। ये तो एक जनरल एस्टिमेट है जो इनकम टैक्स एक्ट ने हमें दिया कि आप डेप्रिसिएशन 10% का एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल कर दो। और भाई अगर मेंटेनेंस एम्प्लॉयर पे कर रहा है, यहां तो मेंटेनेंस एम्प्लॉय पे कर रहा है, मेंटेन्ड बाय एम्प्लॉय, मतलब जो मेंटेनेंस के खर्चे हैं वो एम्प्लॉय बियर कर रहा है। पेट्रोल खुद खर्चा करता है भाई अपनी जेब से, कोई इंजन में रिपेयर करना है अपनी जेब से खर्चा करता है, कोई लुब्रिकेंट ऑयल डलवाना है अपनी जेब से खर्चा करता है, कवर चेंज कराने हैं सीट के अपनी जेब से खर्चा करता है एम्प्लॉय। तो अगर एम्प्लॉय मेंटेनेंस खुद कर रहा है तो परक्विजिट सिर्फ और सिर्फ डेप्रिसिएशन बनेगा। अगर मेंटेनेंस भी एम्प्लॉयर ही भुगत रहा है तो भाई दो चीजें परक्विजिट बन जाएंगी, डेप्रिसिएशन प्लस मेंटेनेंस। लॉजिकल, कोई रटना नहीं, मैं तुम्हें कोई नहीं रटवा रहा, मैं तुम्हें सिर्फ लॉजिक समझा रहा हूं
यकीन मानना तुमने लॉजिक समझ लिया, तुम्हें कोई ये चार्ट इतना कॉम्प्लेक्स तुम देख के डर गए होगे, सर इतना बड़ा चार्ट हमें याद करना पड़ेगा, कोई याद नहीं करना पड़ेगा। मैं तुम्हें लॉजिक इतनी अच्छी तरह तुम्हारे दिमाग में सेट कर दूंगा, तुम खुद ही अपने लॉजिक के बेसिस पे रैशनल कंक्लूजन निकाल लोगे। बस लॉजिक समझना है तुम्हें, रट्टाफिकेशन नहीं करना, लॉजिक समझना है। लॉजिक बड़ा सिंपल सा, जो भुगतेगा, जो भी भुगतेगा एम्प्लॉय के बिहाफ पे, एम्प्लॉयर जो कुछ भी भुगतेगा वो एम्प्लॉय के हाथ में सैलरी मान लूंगा। अगर एम्प्लॉयर ने भुगता सिर्फ डेप्रिसिएशन तो डेप्रिसिएशन सैलरी मान लूंगा परक्विजिट के रूप में, और अगर एम्प्लॉयर ने भुगता डेप्रिसिएशन एंड मेंटेनेंस बोथ तो मैं डेप्रिसिएशन एंड मेंटेनेंस को परक्विजिट मान लूंगा एम्प्लॉय के हाथ में। तो जो भी एम्प्लॉयर भुगतेगा वो टैक्सेबल हो जाएगा एम्प्लॉय के हाथ में। तो इस केस में, सेकंड केस में, कार ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर and maintenance is also done by the employer. In this case the perquisite is equal to depreciation 10% के रेट पे plus maintenance charges which are borne by the employer. अब नेचुरल सी बात है भाई, इस मेंटेनेंस में ड्राइवर्स सैलरी भी आ जाती है। शॉफर की सैलरी है, आपने शॉफर को सैलरी दी 10,000 रुपए महीना, वो पूरी की पूरी अगर एम्प्लॉयर बियर कर रहा है तो वो सैलरी भाई इस वाली कैटेगरी में आ जाएगी। दैट सैलरी विल बी टैक्सेबल एज परक्विजिट इन हैंड्स ऑफ द एम्प्लॉय। एम्प्लॉय के हाथ में परक्विजिट की तरह टैक्स हो जाएगा। तो ये है कैटेगरी 1 जो कि है कार ओन्ड बाय एम्प्लॉयर। अगर एम्प्लॉयर के हाथ में कार ओन्ड है और एम्प्लॉयर अगर उसका ओनर है तो नेचुरल सी बात है डेप्रिसिएशन तो एम्प्लॉयर भुगत ही रहा है भाई। मेंटेनेंस देखने वाली बात है, मेंटेनेंस जो भी दोनों में से पर्सन भुगत रहा है, एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय, वो मेंटेनेंस अकॉर्डिंगली परक्विजिट बन जाएगा। अब देखना मैंने यहां लिखा है एस, इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये दैट दिस पर्टिकुलर परक्विजिट इज टैक्सेबल ओनली इन द हैंड्स ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। जो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है मतलब इन 3 लोगों के हाथ में ही ये वाला परक्विजिट टैक्स होगा। मतलब अगर कोई गरीब आदमी है, बहुत गरीब आदमी जिसकी सैलरी है 4,000 रुपए महीना और उस पे मेहरबानी करके उसको एक गाड़ी दे दी एम्प्लॉयर ने, दया करके ही दी होगी क्योंकि पर्सनल यूज कर रहा है, वो बेचारा पर्सनल यूज कर रहा है तो कुछ ना कुछ दया करके दी होगी, कोई ना कोई रीजन रहा होगा, कोई ना कोई लॉजिक रहा होगा, कोई ना कोई जरूरत होगी जरूर उस गरीब आदमी को। तो उस गरीब का बेनिफिट करने के लिए अगर एम्प्लॉयर ने गाड़ी दे दी उस गरीब को विच इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, जो एम्प्लॉयर ओन कर रहा है, मेंटेनेंस चाहे कोई भी भुगते, चाहे एम्प्लॉयर भुगते चाहे एम्प्लॉय भुगते, ये वाला जो परक्विजिट है ये उस एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा जिसकी सैलरी 50,000 रुपए से कम है। अगर आपकी सैलरी 50,000 रुपए से ऊपर है तो हम आपको अमीर आदमी मानेंगे, और ऑब्वियसली अगर आप डायरेक्टर एम्प्लॉय हो तो आप अमीर हो ही, एम्प्लॉय होल्डिंग सब्सटेंशियल इंटरेस्ट तो आप अमीर हो ही, चाहे आपको सैलरी कुछ भी मिले। डायरेक्टर एम्प्लॉय को अगर मैं 2 रुपए भी सैलरी देता हूं ना, क्योंकि भाई होता क्या है कई बार ऑनरेरी डायरेक्टर्स होते हैं, ऑनरेरी डायरेक्टर्स जो ऐसा बोलते हैं कि भाई हम इस कंपनी से ना सैलरी नहीं लेंगे। जैसे रतन टाटा, तो रतन टाटा जब रिटायर हुए उसके पहले भी कई सालों तक उन्होंने बोल दिया कि अब आज के बाद मैं टाटा इंडस्ट्रीज से 1 भी रुपए की सैलरी नहीं लूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट मैं डायरेक्टरशिप रखूंगा, या जस्ट बुक्स को ऑनर करने के लिए वो कहते हैं मैं 10 रुपए महीने की सैलरी लूंगा। ऐसा होता है, ये प्रैक्टिकल लाइफ में होता है भाई। तो अगर आप डायरेक्टर हो जिसकी सैलरी 50,000 रुपए से कम है तो मैं आपको स्पेसिफाइड एम्प्लॉय नहीं मानूंगा। आप बहुत शाणे एम्प्लॉय हो, आप स्पेसिफाइड एम्प्लॉय नहीं हो भाई, मैं आपको टैक्सेबल करूंगा ही करूंगा। अगर आपको टैक्सेबिलिटी से बाहर निकलना है, गाड़ी ओन्ड है एम्प्लॉयर, अगर आपको टैक्सेबिलिटी से बाहर निकलना है तो आपको डायरेक्टर भी नहीं होना उस कंपनी का, आपको सब्सटैंशियल इंटरेस्ट मतलब शेयर होल्डर भी नहीं होना उस कंपनी का, और आपकी सैलरी 50,000 से ऊपर भी नहीं होनी चाहिए। तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करोगे तो ही मैं ये वाला परक्विजिट आपके हाथ में टैक्स फ्री कर दूंगा। तो लॉजिक समझना, लॉजिक क्या है? लॉजिक बड़ा सिंपल सा है। जो गरीब एम्प्लॉइज हैं जिनकी सैलरी बहुत ज्यादा कम है, उनको कोई पर्सनल बेनिफिट करने के लिए, कोई दया भाव दिखा के, दया दृष्टि दिखा के अगर बेनिफिट उसका पहुंचाने के लिए अगर आपने गाड़ी दे दी है उसके पर्सनल यूज के लिए, तो वो हम परक्विजिट की तरह टैक्स नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप डायरेक्टर हो कंपनी के, माना 50,000 रुपए से कम कमा रहे हो और अगर आपके पास शेयर हैं कंपनी के 20% से ज्यादा, तो भाई हम आपको अगर आपकी 50,000 से कम भी है तो भी हम आपको स्पेसिफाइड एम्प्लॉय की कैटेगरी में लेकर आएंगे और आपको ये वाला परक्विजिट टैक्स करवाएंगे आपके हाथ में। तो
ये वाला परक्विजिट सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज के हाथ में टैक्स, अगर आप स्पेसिफाइड एम्प्लॉय की कैटेगरी के से बाहर आ गए तो भाई ये वाला परक्विजिट आपके हाथ में टैक्स नहीं होगा। अगर आप इन तीनों कैटेगरी में नहीं फॉल करते हो तो ये वाला परक्विजिट आपके हाथ में टैक्स नहीं होगा। So this is the rationale behind introducing this particular benefit. This particular perquisite is to be taxed in hands of only specified employees. There is a rational logic behind it. ठीक है सर, बात समझ में आ गई। आओ कैटेगरी नंबर 2, पर्सनल यूज के अंदर। अब की बार एम्प्लॉयर ओन नहीं कर रहा, कौन ओन कर रहा है? एम्प्लॉई ओन कर रहा है। और मैं तुम्हें बताया एम्प्लॉई ओन कर रहा है तो डेप्रिसिएशन भी कौन भुगत रहा होगा? एम्प्लॉई ही भुगत रहा होगा। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले बता देना, टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉई और टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ ऑल द एम्प्लॉइज। सर, टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ ऑल द एम्प्लॉइज। नेचुरल सी बात है, अगर तुम्हारा 50,000 रुपए से कम भी है सैलरी, आप डायरेक्टर भी नहीं हो कंपनी के, सब्सटैंशियल इंटरेस्ट भी नहीं है कंपनी का आपके पास, तो भी अगर आप गाड़ी को ओन करते हो तो आप गरीब नहीं हो, तो कोई बेनिफिट नहीं दूंगा आपको, पूरा परक्विजिट आपके हाथ में टैक्स करूंगा डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आपकी सैलरी कम है। कोई बात नहीं, सैलरी कम होने दो। अगर आपकी सैलरी कम भी है तो भी भाई मैं आपके हाथ में ये परक्विजिट को टैक्स करूंगा। कार ओन्ड बाय द एम्प्लॉय, मैं आपके हाथ में इस परक्विजिट को टैक्स करूंगा। ऑल एम्प्लॉयज के लिए ये वाला टैक्सेबल होता है। यहां कोई स्पेसिफाइड एम्प्लॉय का कंसेप्ट नहीं है। अगर गाड़ी ओन करता है एम्प्लॉई तो ऑल एम्प्लॉइज के लिए ये वाला परक्विजिट टैक्सेबल होगा, चाहे आपकी सैलरी 2 रुपए ही क्यों ना है। ठीक है सर, अगेन वही 2 सवाल पूछूंगा भाई तुमसे। बताओ, ओनरशिप तो पता लग गई, मेंटेन कौन करता है ये बता दो। ओनरशिप से डेप्रिसिएशन किसके सर पड़ रही है वो पता लगती है। मेंटेनेंस से मेंटेनेंस का कॉस्ट कौन बियर कर रहा है वो पता लगता है। तो डेप्रिसिएशन इस केस में तो एम्प्लॉय बियर कर रहा है, मेंटेनेंस बताना कौन बियर कर रहा है। अच्छा, मेंटेनेंस भी एम्प्लॉय बियर कर रहा है भाई, फिर काय बात का परक्विजिट? नो परक्विजिट। फिर काय बात का परक्विजिट? डेप्रिसिएशन भी एम्प्लॉय बियर कर रहा है, खरीदा एम्प्लॉय ने है तो डेप्रिसिएशन कौन बियर करेगा? एम्प्लॉय। रनिंग मेंटेनेंस भी एम्प्लॉय बियर कर रहा है, सारे खर्चे एम्प्लॉय करता है, तेल, लुब्रिकेंट ऑयल, टायर, रिपेयर मेंटेनेंस, पेट्रोल, सब एम्प्लॉय अपनी जेब से बियर कर रहा है। फिर काय बात का परक्विजिट? फिर कोई परक्विजिट थोड़ी हुआ, कोई एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को थोड़ी परक्विजिट दिया है। फिर तो ये एम्प्लॉय का नॉर्मल खर्चा हो गया। सो नो परक्विजिट इन दैट केस। इफ मेंटेनेंस इज बोर्न बाय द एम्प्लॉय, नो परक्विजिट इन दैट केस। नेचुरल लॉजिकल, लॉजिक से बोल रहा हूं, लॉ में तो लिखा ही लिखा है लेकिन मैं पहले लॉजिक लगा रहा हूं। एंड अगर मेंटेनेंस बियर करता है एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर ने बोला गाड़ी में पेट्रोल मैं डलवाऊंगा, लुब्रिकेंट ऑयल मैं डलवाऊंगा, टायर का रिपेयर मेंटेनेंस मैं करूंगा, इंजन की मेंटेनेंस मैं करूंगा, तो फिर परक्विजिट क्या बनेगा? मेंटेनेंस चार्जेस। नॉर्मल। ड्राइवर की सैलरी मैं बियर करूंगा, एम्प्लॉयर ने बोला मेंटेनेंस चार्जेस विल बी द वैल्यू ऑफ परक्विजिट। जो भी एक्चुअल एक्सपेंडिचर आ रहा है वो भाई आपकी परक्विजिट की वैल्यू हो गई। ठीक है सर, बात समझ में आई? तो भाई बहुत सिंपल सा लॉजिक है, तुम लॉजिक समझ लो, तुम्हें ये टेबल याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली तुम्हारे दिमाग में टेबल याद हो जाएगी। बस अपने रजिस्टर पे अच्छी हैंडराइटिंग में वर्टिकली ये वाला हॉरिजॉन्टली ये वाला बनाना चार्ट, ताकि पूरा पूरा रजिस्टर आपका प्रॉपर्ली ये वाला चार्ट में कवर हो और ढंग से बने, गुचड़ मुचड़ गिच पिच ना हो। तो सीधी सी बात, जो बेनिफिट एम्प्लॉय को देगा और खुद एम्प्लॉयर उसका खर्चा बियर करेगा, वो सारा का सारा खर्चा एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा एज सैलरी या परक्विजिट। सैलरी के ही 2 कंपोनेंट्स अलाउंसेस और परक्विजिट होते हैं। तो वो खर्चा जो एम्प्लॉयर बियर करेगा, वो खर्चा जो एम्प्लॉयर बियर करेगा और वो खर्चा जो एम्प्लॉय को बेनिफिट पहुंचाएगा, वो सारा खर्चा हम लोग एम्प्लॉय के हाथ में एज परक्विजिट टैक्स कर लेंगे। और बड़ा लॉजिकल है भाई, एम्प्लॉयर क्यों बियर करे पर्सनल एक्सपेंसेस ऑफ एम्प्लॉय? एम्प्लॉयर क्यों बियर करे? एम्प्लॉयर तो ऑफिशियल एक्सपेंसेस बियर करेगा बस, एम्प्लॉयर पर्सनल एक्सपेंसेस क्यों बियर करे? और अगर बियर कर रहा है तो हम टैक्सेबल कर देंगे एम्प्लॉय के हाथ में एज सैलरी। ठीक है सर, बात समझ में आई? आओ अब चलते हैं लास्ट पार्ट पे और थोड़े से क्रिटिकल पार्ट पे। यहां पर
जो गाड़ी खरीदी गई है उसका बोथ यूज हो रहा है, ऑफिशियल एंड पर्सनल यूज, दोनों तरह का यूज हो रहा है उस गाड़ी का। तो इसका मतलब यह है, सपोज 9 लाख रुपए की गाड़ी है, 9 लाख रुपए का 10% 90,000 डेप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन का कुछ पोर्शन ऑफिशियल है, कुछ पोर्शन पर्सनल है। अब मुद्दा सबसे बड़ा ये स्प्लिटिंग कैसे हो भाई? जहां तो क्लियर कट था 100%, 100% टेंशन ही नहीं, सारा का सारा खर्चा या तो नो परक्विजिट, इस केस में सारा का सारा खर्चा या तो परक्विजिट या नो परक्विजिट, तो टेंशन नहीं जहां 100% है। सवाल आता है स्प्लिटिंग का मेथड क्या है जो लॉ ने दिया है, हम स्प्लिट कैसे करें, ये कैसे पता लगाएं कि भाई गाड़ी कितना परसेंटेज ऑफिशियल यूज के लिए आती है, कितना परसेंटेज पर्सनल यूज के लिए आती है, कैसे पता लगाएं? क्या जितने मीटर चली है उतने मीटर के हिसाब से पता लगाएं कि सर इतने मीटर चली गाड़ी और ऑफिस के पर्पस के लिए जैसे 1000 किलोमीटर, सॉरी मीटर कह रहा हूं, किलोमीटर चली, 1000 किलोमीटर में से जो ऑफिस का पर्पस था वो 600 किलोमीटर था और 400 किलोमीटर एम्प्लॉय का पर्सनल पर्पस था, तो सर 600 किलोमीटर 6:4 की रेशियो में आप एक्सपेंस को डिवाइड कर दो। क्या इस तरह करें या कैसे स्प्लिटिंग अप करें, वो हमें बताएगा ये वाला सेक्शन। ठीक है सर, आओ देखते हैं जब मिक्स हो रहा है ऑफिशियल और पर्सनल यूज तब हम स्प्लिट कैसे करेंगे बिटवीन ऑफिशियल एंड पर्सनल परक्विजिट। आओ देखते हैं। सो कार ओन्ड बाय द एम्प्लॉय, अगर कार कार ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, अगर एम्प्लॉयर कार ओन करता है तो, और अगर कार ओन्ड बाय द एम्प्लॉय, अगर एम्प्लॉय कार ओन्ड करता है तो क्या होगा? एम्प्लॉयर कार ओन करेगा तो क्या होगा? एम्प्लॉई कार ओन करेगा तो क्या होगा? भाई मेरे पास जगह नहीं थी तो मैंने देखो थोड़ा सा ना लॉन्ग रूट लिया है, और ये वाले जो 2 ऑप्शन है ना, ये इस वाले के ऑप्शन है, इस वाले के ये 2 ऑप्शन है, तो इस वाले के ये 2 ऑप्शन है। अपने रजिस्टर में जब तुम डायग्राम बना रहे हो तो इसको उधर की साइड ले जाना, थोड़ा सा उसके नीचे ले जाना, इस वाले पोर्शन के नीचे। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। सो अब सवाल ये उठता है, जब कार ओन्ड है बाय द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर ओन करता है कार को, और यूज कौन कर रहा है? एम्प्लॉई। किस चीज के लिए? ऑफिशियल भी और पर्सनल भी। तो सर हम कितना परसेंटेज ऑफिशियल माने, कितना परसेंटेज पर्सनल माने? कोई पर्सनल और ऑफिशियल मानने की जरूरत नहीं है भाई। मुझे एक क्वेश्चन का और आंसर दे दो तो मैं तुम्हें सीधे सीधे अमाउंट ही बता दूंगा जो टैक्सेबल परक्विजिट की तरह तुम्हें टैक्स करना है, क्योंकि 2 चीजें हैं, डेप्रिसिएशन और मेंटेनेंस। तो डेप्रिसिएशन भी एम्प्लॉयर भुगत रहा है, मेंटेनेंस भी एम्प्लॉयर भुगत रहा है। दोबारा सुनना, डेप्रिसिएशन भी एम्प्लॉयर भुगत रहा है, मेंटेनेंस भी एम्प्लॉयर भुगत रहा है, दोनों चीजें एम्प्लॉयर भुगत रहा है। तो परक्विजिट की वैल्यू होगी 2400 रुपए पर मंथ या 1800 रुपए पर मंथ, डिपेंडिंग अपॉन गाड़ी बड़ी है या छोटी है। सर अब ये बड़ी छोटी का मापदंड कैसे करें? तो इनकम टैक्स एक्ट ने ही तुम्हें मापदंड भी बता दिया भाई, तुम्हें अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि बड़ी गाड़ी कौन सी और छोटी गाड़ी कौन सी। तो भाई कभी तुम कहो सर होंडा सिटी है बड़ी गाड़ी, वैगनआर है छोटी गाड़ी, तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेगा, जो इनकम टैक्स एक्ट बोल रहा है उसके हिसाब से चलेगा। तो अगर किसी गाड़ी का इंजन 1.6 सीसी का है, सीसी का होता है क्यूबिक कैपेसिटी, तो उसमें कितना लीटर पेट्रोल भरा जा सकता है उसके हिसाब से होता है सीसी, क्यूबिक कैपेसिटी। तो अगर किसी गाड़ी का इंजन 1.6 लीटर्स या उससे ज्यादा की कैपेसिटी का है तो हम उसे बोलेंगे बड़ी गाड़ी, और अगर किसी का इंजन 1.6 लीटर से कम है तो हम उसे बोलेंगे छोटी गाड़ी। तो 1.5 सीसी का अगर इंजन है तो हम उसे बोलेंगे छोटी गाड़ी, 1.4 1.3 का इंजन है हम उसे बोलेंगे छोटी गाड़ी, 1.7 1.8 1.9 इसके ऊपर का इंजन है तो हम उसे बोलेंगे बड़ी गाड़ी। तो अगर तो आपकी बड़ी गाड़ी है तो हम परक्विजिट मानेंगे 2400 रुपए पर मंथ। इसके अंदर डेप्रिसिएशन और मेंटेनेंस दोनों मिला हुआ है भाई, डेप्रिसिएशन भी मिला हुआ है, मेंटेनेंस भी मिला हुआ है, दोनों मिला हुआ है, दोनों का एक कंसोलिडेटेड आपको अमाउंट बता दिया है 2400, जो आपके परक्विजिट कितना टैक्स होगा। मतलब ये वो वाली वैल्यू है जो आपने पर्सनली यूज करी अपनी गाड़ी की, आपने पर्सनली 2400 रुपए महीने का बेनिफिट उठाया पर्सनल लेवल पे गाड़ी का। ऑफ कोर्स ऑफिशियल भी यूज किया है आपने, ऑफिशियल यूज तो आपके हाथ में टैक्सेबल नहीं हो सकता, ये सिर्फ और सिर्फ पर्सनल वैल्यू है। आपने जितना पर्सनल चलाया ना, इनकम टैक्स एक्ट ने अज्यूम कर लिया 2400 रुपए पर मंथ का आपने पर्सनल चलाया, 1800 रुपए पर मंथ का आपने पर्सनल चलाया। और
अगर मेंटेनेंस एम्प्लॉय खुद भुगत रहा है, अगर मेंटेनेंस एम्प्लॉय खुद भुगत रहा है तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ डेप्रिसिएशन एम्प्लॉयर भुगत रहा है। अगर सिर्फ डेप्रिसिएशन की बात आती है तो भाई डेप्रिसिएशन में हम लोग डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट एज्यूम कर लेंगे कि तुमने पर्सनल यूज के लिए भुगता, एम्प्लॉयर ने पर्सनल यूज के लिए भुगता है डेप्रिसिएशन, वो करेंगे 900 पर मंथ और 600 पर मंथ। हमने एज्यूम कर लिया कि डेप्रिसिएशन जितना भी होगा ना पूरे महीने का, उसमें से 900 रुपए पर्सनल यूज के लिए डेप्रिसिएशन यूज आया है। और मेंटेनेंस तो एम्प्लॉय भुगत रहा है, कोई टेंशन ही नहीं। अगर एम्प्लॉय भुगत रहा है तो परक्विजिट बनेगा ही नहीं, उसकी सैलरी में टैक्स होगा ही नहीं। सैलरी में तो टैक्स तभी होगा जब एम्प्लॉयर भुगते, एम्प्लॉयर मेंटेनेंस भुगत ही नहीं रहा, मेंटेनेंस तो एम्प्लॉय भुगत रहा है, कोई टेंशन ही नहीं। 900 रुपए डेप्रिसिएशन मानूंगा बड़ी गाड़ी में, 600 रुपए डेप्रिसिएशन मानूंगा छोटी गाड़ी में। बड़ा छोटा मतलब 1.6 सीसी का इंजन से छोटा इस छोटा, इससे बड़ा तो बड़ा, ठीक है। 900 एंड 600 पर मंथ एज्यूम कर लिया। 2400 रुपए पर मंथ तुमने खर्चा किया, 1800 रुपए पर मंथ तुमने खर्चा किया, मैंने एज्यूम कर लिया। सर ना इंसाफी, दुहाई हो सर, दुहाई हो सर, मैं ना चाणक्य जैसा आदमी हूं सर, चाणक्य जैसा। अच्छा तुम चाणक्य जैसे आदमी हो, बहुत बड़ी बात बोल रहे हो भाई। क्यों बोल रहे हो ऐसा कि तुम चाणक्य जैसे आदमी हो? सर मैं चाणक्य जैसा आदमी इसलिए हूं क्योंकि मैं पर्सनल यूज तो करता हूं ऑफिशियल गाड़ियों का, लेकिन सर मैं ना नोटिंग कर लेता हूं कि मैंने कितने किलोमीटर पर्सनल यूज किया, कितने किलोमीटर प्राइवेट यूज किया। जैसे चाणक्य जब वो प्रीस्ट आए थे उनके कमरे में, उन्होंने फूंक मारी, पहला वाला दिया बुझाया और अगला वाला दिया जला दिया ना। सर मैं ऐसे नहीं करता, मैं टाइम नोट कर लेता हूं सेकंड्स में कि कितने देर तक वो दिया पर्सनल बातों के लिए यूज हुआ, और उतने प्रोपोर्शन में मैं दिए का ना आपको कंप्यूटेशन निकाल के बता सकता हूं कि जैसे मान लो एक दिन में मेरा 1 लीटर दिया का तेल लगा, उस 1 लीटर में से कितने मिनट ऑफिशियल यूज था, कितने मिनट प्राइवेट यूज था। सर मैं टाइम नोट कर लेता हूं कि हाँ मैंने सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक ऑफिशियल काम किया, और 12 बजे से लेकर 2 बजे तक पर्सनल काम किया, फिर 2 से 4 दोबारा ऑफिशियल, फिर 4 से 8 दोबारा पर्सनल। तो इस तरह मैं डिवाइड कर लेता हूं और मैं ना प्रोपोर्शनेट बेसिस पे 1 लीटर तेल का आपको एग्जैक्ट बता सकता हूं कि कितना मैंने पर्सनल यूज किया। चाणक्य हूं सर मैं, एग्जैक्ट बता सकता हूं। सर ये तुक्के नहीं मुझे जमते, ये नहीं जमते। 2400 रुपए सर क्या तुक्का है? तुक्का ही तो है, इनकम टैक्स एक्ट ने तुक्का मारा है कि तुमने जो पर्सनल यूज किया ना एम्प्लॉयर ओन्ड गाड़ी का, वो 2400 रुपए का बेनिफिट तुमने पाया। तुक्का ही तो है। सर मैं तुक्कों में बिलीव नहीं करता, मैं तो आपको एक्यूरेट बता दूंगा कि पर मंथ का डेप्रीसिएशन और रनिंग मेंटेनेंस को टोटल करके फिर उसको टाइम के हिसाब से डिवाइड करके मैं आपको एग्जैक्टली बता दूंगा कि पर्सनली मैंने कितना यूज किया, ऑफिशियली मैंने कितना यूज किया। वादा करो बता दोगे क्या? हां सर बता दूंगा। अच्छा सुनो, सिर्फ बताने से काम नहीं चलेगा, प्रूफ भी देना पड़ेगा। प्रूफ? हां सर प्रूफ भी दे दूंगा। गाड़ी के किलोमीटर नोट कर लूंगा, कितने किलोमीटर से कितने किलोमीटर मैंने हाथ पर चलाई, कितने किलोमीटर से कितने किलोमीटर पर्सनल यूज के लिए सर किलोमीटर यूज कर लूंगा। एक रजिस्टर बना लूंगा सर, चलो आपकी खुशी के लिए एक रजिस्टर बना दूंगा। मैंने कहा क्या लिखोगे उस रजिस्टर में? सर ये लिखूंगा कि जो किलोमीटर था, जो 13,100 किलोमीटर से 13,200 किलोमीटर ये तो चली गाड़ी ऑफिस और घर के बीच में। फिर सर 13,200 किलोमीटर से मैं ना घूमने गया अजमेर शरीफ की दरगाह जाना था मुझे, मैं अपनी गाड़ी से गया अपने पर्सनल फैमिली को लेकर। सो सर 13,200 से लेकर जितना भी लगा 14,200 1,000 किलोमीटर चली सपोज, तो सर इतना किलोमीटर ना मैंने उसको पर्सनल यूज किया। मैंने एक रजिस्टर बना लूंगा सर, और रजिस्टर के अंदर मैं पूरा प्रॉपर नोटिंग कर दूंगा, और फिर हम डेप्रीसिएशन भी और मेंटेनेंस भी दोनों को स्प्लिट कर देंगे। और तब सर ये तुक्का लगाने की बजाय मैं आपको एक्चुअल अमाउंट बता दूंगा। बस दोस्तों, अगर तुम ये काम कर गए ना कि ये तुक्का यूज करने की बजाय तुमने एक्चुअली एक रजिस्टर बना लिया जिसका नाम होता है लॉग बुक, एक ऐसा रजिस्टर जिसका नाम होता है लॉग बुक।
अगर तुमने लॉग बुक बना ली और तुमने एक्चुअली प्रूव कर दिया कि कितना परसेंटेज ऑफिशियल यूज था, कितना परसेंटेज उस गाड़ी का पर्सनल यूज था, इनकम टैक्स एक्ट कहता है तुम ये भूल जाओ जो मैंने तुम्हें तुक्के मार मार के दिए हैं, तुम अपना तुक्का जो तुम्हारा एक्चुअल कंप्यूटेशन है तुम वो मेरे सामने लाओ। अगर तुमने प्रूव कर दिया विद सब्सटैंशिएटिंग एविडेंस कि तुम्हारा जो ये स्प्लिटिंग हुआ है ढंग से हुआ है, प्रूफ के साथ हुआ है, मैं तुम्हें एक्चुअल बेसिस पे परमिशन दे दूंगा टैक्सेबल परक्विजिट को टैक्स करने की। तो अगर तुम्हारा टैक्सेबल परक्विजिट इस अमाउंट से कम बैठ रहा है तो तुम लॉग बुक का यूज करोगे। अगर तुम्हारा टैक्सेबल परक्विजिट, सपोज जो लॉग बुक तुमने बनाई वो टैक्सेबल जो परक्विजिट है वो तुम्हारा इस अमाउंट से भी ज्यादा पर्सनल यूज आ रहा है, तो तुम पता है क्या करोगे, उस लॉग बुक को आग लगा के कहीं फेंक दोगे, मिट्टी खोदोगे, उसके अंदर इसको दबा दोगे, कहीं इनकम टैक्स वालों के हाथ में ना लग जाए लॉग बुक, नहीं तो वो 2400 रुपए से ज्यादा तुम्हारे हाथ में टैक्सेबल कर देंगे। तो भाई ऑप्शन आपका है, लॉग बुक बनाओ ना बनाओ। बनाओगे, इससे कम कम आ गया बल्ले बल्ले, इससे ज्यादा आ गया उसे नेस्ते नाबूद कर देना पड़ेगा, खत्म कर देना पड़ेगा उस लॉग बुक को, कहीं इनकम टैक्स वालों के हाथ ना लग जाए। सो यस, these are the numbers which are given by the income tax department. This is depreciation plus maintenance. This is only maintenance. If you think that your taxable value of perquisite will be lower than this, the actual value of your perquisite will be lower than this, if you think this, then you are free to adopt those values and you can ignore these values. आप free हो उन values को use करने के लिए। तो सर ये है आपका कार ओन्ड बाय एम्प्लॉयर का परक्विजिट। और अगेन वही हम बेनिफिट देंगे भाई गरीबों को, जिनकी जो ना डायरेक्टर हैं कंपनी के, जो ना होल्ड करते हैं सब्सटैंशियल इंटरेस्ट कंपनी में, और जिनकी 50,000 से भी ऊपर सैलरी नहीं है, जो बेचारे गरीब हैं। अगर आपने उनके ऑफिशियल और पर्सनल यूज दोनों के लिए गाड़ी दी है तो चाहे उसे कोई भी मेंटेन कर रहा हो भाई, मैं उसको टैक्सेबल उनके हाथ में नहीं करूंगा। ये टैक्सेबिलिटी सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज के ही हाथ में टैक्स होगी, गरीबों के हाथ में मैं ये टैक्स नहीं करूंगा। एक और चीज, अगर मान लो ये पर्सनल और ऑफिशियल यूज का शॉफर सैलरी भी आप दे रहे हो, शॉफर सैलरी भी एम्प्लॉयर ने दी है और वो एम्प्लॉयर बियर कर रहा है, तो ये मेंटेन्ड बाय एम्प्लॉयर भाई इस वाली कैटेगरी में आएगा। मेंटेन्ड बाय एम्प्लॉयर इस वाली कैटेगरी में नहीं आ सकता क्योंकि ये मेंटेन्ड बाय एम्प्लॉय है। मेंटेन्ड का मतलब होता है मोस्टली कि सैलरी ऑफ शॉफर भी एम्प्लॉयर बियर कर रहा, एम्प्लॉई बियर कर रहा है। लेकिन सपोज ऑफर शॉफर की सैलरी अगर एम्प्लॉयर बियर कर रहा है तो भाई शॉफर की सैलरी का जो टैक्सेबल पोर्शन, जो पर्सनल यूज वाला पोर्शन है, वो हम अज्यूम कर लेंगे वो है 900 रुपए पर मंथ। सपोज तुम शॉफर को दे रहे हो 10,000 रुपए पर मंथ, हम उसमें से अज्यूम कर लेंगे कि शॉफर का जो टैक्सेबल वाला पोर्शन है, जो शॉफर का पोर्शन है, वो वाला जो शॉफर पर्सनल यूज के लिए यूज कर रहा है वो है 900 रुपए पर मंथ, ये हम एज्यूम कर लेंगे। सो ये है टैक्सेबल परक्विजिट निकालने के रेट्स जो हमारे इनकम टैक्स में दिए हुए हैं इन केस ऑफ ऑफिशियल प्लस पर्सनल यूज। भाई देखो इनमें तो कोई दिक्कत आती नहीं, इसमें तो जो जो खर्चा है वो परक्विजिट मान लेंगे। यहां करनी पड़ती है स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग में आती है मुझे आफत। आफत क्यों आती है? अरे किस रेट पे स्प्लिटिंग करें? या तो मुझे एक्चुअल रेट बता दो तुम, अगर एक्चुअल रेट नहीं बता सकते तो मैं जो लॉ में लिखा है उस रेट पे स्प्लिटिंग कर दूंगा। और ये वाली कैटेगरी कार ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, दिस इज टैक्सेबल ओनली इन द हैंड्स ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज। जबकि अगर कार ओन्ड बाय एम्प्लॉई है तो हम गरीब नहीं मानेंगे उस आदमी को, वो आदमी गरीब नहीं है भाई। अगर ओन करता है वो गाड़ी को तो फिर सारे एम्प्लॉइज, चाहे वो गरीब है चाहे वो अमीर है, हम सारे एम्प्लॉइज के हाथ में ये वाली परक्विजिट को टैक्सेबल करेंगे। आओ देखते हैं इसके भी कौन से दो कैटेगरीज हैं। इसका कैटेगरी नंबर 1, अगर कार ओन्ड बाय एम्प्लॉई है तो सबसे पहले इजी वाली लेता हूं भाई। कार ओन्ड भी एम्प्लॉय की है, मतलब डेप्रिसिएशन एम्प्लॉय भुगत रहा है, और कार मेंटेन भी एम्प्लॉय कर रहा है। चलो बात खत्म, नो परक्विजिट। डेप्रिसिएशन भी कौन भुगत रहा है? एम्प्लॉय। मेंटेनेंस भी कौन भुगत रहा है? एम्प्लॉय। अब क्या बच्चे की जान लोगे और क्या उससे भुगतवाओगे? सैलरी भी उसकी बढ़ा दोगे क्या? ना, सैलरी नहीं बढ़ाऊंगा। वो ऑलरेडी डेप्रिसिएशन भी भुगत रहा है, मेंटेनेंस भी वही भुगत रहा है, सो नो परक्विजिट। हालांकि जब ओन्ड बाय एम्प्लॉय है लेकिन मेंटेनेंस कौन भुगत रहा है? एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर कहता है सुनो एम्प्लॉय, इस महीने कितना खर्चा हुआ पेट्रोल का? एम्प्लॉय ने कहा सर ये बिल है 5,000 रुपए खर्चा हुआ, लो 5,000 रुपए लो, ऐश करो। अगर एम्प्लॉयर भुगत रहा है मेंटेनेंस ऑफ द कार
जो जनरली रीइंबर्समेंट की तरह एम्प्लॉय को दिया जाता है। अगर एम्प्लॉयर भुगत रहा है मेंटेनेंस ऑफ द कार, तो भाई जो टैक्सेबल अमाउंट होगा परक्विजिट का, वो होगा एक्चुअल एक्सपेंस जो एम्प्लॉयर ने भुगता, एक्चुअल एक्सपेंस जो एम्प्लॉयर ने भुगता माइनस ऑफिशियल एक्सपेंस। भाई जो पर्सनल पोर्शन है वही तो टैक्सेबल होगा ना एम्प्लॉय के हाथ में, जो पर्सनल पोर्शन है। तो सपोज मेंटेनेंस का खर्चा आया एम्प्लॉयर का 10,000 रुपए। अब 10,000 रुपए में से कितना पर्सनल है कितना ऑफिशियल है ये पता करना पड़ेगा, इसको स्प्लिटिंग करनी पड़ेगी। तो भाई फॉर्मूला क्या बना, एक्चुअल एक्सपेंस माइनस ऑफिशियल एक्सपेंस, ताकि हमारा पर्सनल एक्सपेंस जो एम्प्लॉयर भुगत रहा है, जो मेंटेनेंस का एम्प्लॉयर पर्सनल एक्सपेंस भुगत रहा है, वो निकल के आ जाए। तो भाई ऑफिशियल एक्सपेंस को एज्यूम कर लिया एक्ट ने 2400 पर मंथ माइनस 1800 पर मंथ। याद रहे ये सिर्फ मेंटेनेंस का चार्ज है। अगर मेंटेनेंस एम्प्लॉयर भुगत रहा है और ओनर एम्प्लॉई है, तो मेंटेनेंस का जो एक्सपेंडिचर होगा वो एक्सपेंडिचर 2400 पर मंथ हम एज्यूम कर लेंगे कि ऑफिशियल है। तो एक्चुअल माइनस ऑफिशियल इज इक्वल टू पर्सनल। पर्सनल इस वाले फॉर्मूले से निकल के आ जाएगा। तो सपोज 5,000 रुपए मेंटेनेंस का एक्चुअल खर्चा है जो एम्प्लॉयर भुगत रहा है, 5,000 रुपए महीना। एज्यूम कर लिया जाएगा कि उसमें से 2400 तो ऑफिशियल है, तो उसका तो परक्विजिट बनने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि वो तो ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज हो रहा है। 5,000 माइनस 2400, 2600 रुपए हम एज्यूम कर लेंगे बड़ी गाड़ी के केस में कि वो पर्सनल यूज के लिए है, और वो टैक्सेबल परक्विजिट की तरह टैक्स हो जाएगा। छोटी गाड़ी के केस में, मतलब 1.6 सीसी से कम वाली गाड़ी के केस में, जो ऑफिशियल एक्सपेंस होगा वो होगा 1800 रुपीज पर मंथ। 1800 रुपीज का ऑफिशियल एक्सपेंस हम एज्यूम कर लेंगे। तो एक्चुअल माइनस ऑफिशियल इज इक्वल टू पर्सनल। पर्सनल विल बी टैक्स्ड एज परक्विजिट। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। तो ये था भाई पूरा का पूरा चार्ट। एक बार, क्योंकि जब तुम सुनते हो ना तो सुनने से दिमाग में चीज सेट नहीं होती। अभी तुम डायरेक्ट क्वेश्चन पे मत उछलना या डायरेक्ट बुक में मत पढ़ने लग जाना। अभी तुम्हें पूरा का पूरा चार्ट अपने रजिस्टर पे लिखना और लॉजिकली अपने दिमाग में एक एक पोर्शन को, जैसे मैंने अभी समझाया है, उसको लॉजिकली अपने दिमाग में बिठाने की कोशिश करना। जब तुमने लॉजिकली अपने दिमाग में बिठा ली होंगी ये सारी चीजें, फिर हम शुरू करेंगे इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, और फिर तुम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखना कैसे धड़ाधड़ 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 तुम करते चले जाओगे, तुम्हें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे जाने से पहले प्लीज इस चार्ट को अच्छे से एब्जॉर्ब कराना। और खत्म करने से पहले एक चीज मैं बताना भूल गया, वो भी तुम्हें बता देता हूं भाई। अगर 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 मोटर कार तो प्रोवाइड हुई है, लेकिन मोटर कार जो प्रोवाइड हुई, मान लो पर्सनल यूज के लिए प्रोवाइड हुई, और वो मोटर कार का कुछ पोर्शन मेंटेनेंस का एम्प्लॉय से रिकवर किया जा रहा है, कुछ पोर्शन डेप्रिसिएशन का एम्प्लॉय से रिकवर कर दिया जा रहा है, तो वो भाई माइनस हो जाएगा वैल्यू ऑफ परक्विजिट में से। सो एक्चुअल रिकवरी फ्रॉम एम्प्लॉय माइनस हो जाएगी परक्विजिट की वैल्यू में से। एम्प्लॉय के हाथ में से जो एक्चुअल आप उससे रिकवर करोगे वो परक्विजिट की वैल्यू में माइनस हो जाएगा, जो कि हमने एक नॉर्मल प्रिंसिपल पढ़ा है भाई। अगर एम्प्लॉय से कुछ ले लोगे इसके बदले में, तो वो बेनिफिट उसको नहीं पहुंचा रहे, तो वो परक्विजिट बन भी नहीं सकता। तो जहां पर भी परक्विजिट आएगा, जैसे मेंटेनेंस आया, माइनस एक्चुअल रिकवरी फ्रॉम एम्प्लॉय। अगर एम्प्लॉय से कोई एक्चुअल रिकवरी हुई है भाई, उसको हम माइनस कर देंगे। लेकिन 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 एक खास बात, लॉ कहता है कि जहां पर मैंने स्टैट्यूटरी लिमिट दे दी है ना तुम्हें टैक्सेबिलिटी की, वहां पर अगर तुम कुछ एक्चुअल रिकवरी कर भी रहे हो तो उसे माइनस मत करना। सो इस केस में जहां स्टैट्यूटरी लिमिट दी हुई है, और इस केस में जहां स्टैट्यूटरी लिमिट दी हुई है, स्टार को डिफाइन करना चार्ट के नीचे, रिकवरी from employees will not be deducted. Salary from employees will not be deducted from taxable value of perquisite. perquisite की taxable value से आप ये नहीं रिकवर करोगे। जहां स्टैट्यूटरी वैल्यू आ गई
जहां लॉ ने आपको कुछ अमाउंट बता दिया कि ये टैक्सेबल होगा, वो ही टैक्सेबल होगा, फिर वो ऊपर नीचे नहीं हो सकता, उसको आप कम ज्यादा नहीं कर सकते। सो इस केस में और इस केस में जहां स्टैट्यूटरी लिमिट्स डिफाइंड है, वहां पर भाई आप जो एक्चुअल रिकवरी, अगर आप एम्प्लॉय से कुछ रिकवर कर रहे हो इस वाले खर्चे के बदले, तो वो आप माइनस नहीं कर सकते। आप उसे माइनस वहीं कर सकते हो जहां पर स्टैट्यूटरी लिमिट नहीं है और एक्चुअल बेसिस पे कंप्यूटेशन हो रहा है। जैसे इस वाले पोर्शन में ना सब एक्चुअल बेसिस पे कंप्यूटेशन हो रहा है, जो एक्चुअली में खर्चा हुआ है उसी को परक्विजिट की तरह हम ले रहे हैं, जबकि यहां पर आप जो खर्चा ले रहे हो वो स्टैट्यूटरी लिमिट के अकॉर्डिंग ले रहे हो। सर अब एक चीज बता दो, अगर यहां पर मैं चाणक्य हूं, मैंने आपको बोला था सर मैं चाणक्य हूं, अगर यहां पर मैंने स्टैट्यूटरी लिमिट नहीं ली और एक्चुअल बेसिस पे मैंने कंप्यूटेशन कर दिया डेप्रिसिएशन का और मेंटेनेंस का स्प्लिटिंग कर दी एक्चुअल बेसिस पे, प्रूफ भी दिया आपको, लॉग बुक बना के दिया आपको, सारे दस्तावेज जो चाहिए होते हैं वो दिया आपको, और लॉ एक और रिक्वायरमेंट कहता है कि एम्प्लॉयर को लिखित में देना पड़ेगा सर्टिफिकेट कि हाँ मैंने चेक किया है और जो स्प्लिटिंग हुई है वो बिल्कुल ठीक तरीके से हुई है, एम्प्लॉय को भी लिखित में देना पड़ेगा। तो अगर ये दोनों चीजें सेटिस्फाई होंगे, लॉग बुक बनी है और एम्प्लॉयर ने लिखित में दे दिया है कि ये कंप्यूटेशन बिल्कुल ठीक है, वहां पर आप एक्चुअल बेसिस पे इस परक्विजिट की वैल्यू ले सकते हो। सर अगर वहां पर एम्प्लॉयर ने कुछ रिकवर किया तो क्या माइनस होगा? जी हां, वहां पर माइनस होगा, क्योंकि वहां पर एक्चुअल बेसिस पे आप परक्विजिट की वैल्यूएशन कर रहे हो, स्टैट्यूटरी बेसिस पे नहीं। तो जहां पर भी एक्चुअल बेसिस पे तुम परक्विजिट की वैल्यू कंप्यूट करोगे वहां पर तो रिकवरी माइनस होगी, जहां पर तुम स्टैट्यूटरी बेसिस पे परक्विजिट की वैल्यू कंप्यूट कर रहे हो वहां पर रिकवरी माइनस नहीं होगी। तो ये है प्रिंसिपल जो लॉ ने हमें बोला फॉलो करने के लिए। ठीक है सर, बात समझ में आई? तो ये था भाई एक बहुत इंपॉर्टेंट परक्विजिट विच इज द परक्विजिट ऑफ मोटर कार अलॉन्ग विद शॉफर्स सैलरी। तो आओ अब हम अपने बुक से एक बार पढ़ते हैं, क्विकली थ्योरेटिकली पढ़ते हैं कि ये वाला रूल किस तरह बुक में लिखा हुआ है।